हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर के साथ अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपनी अप्लाइड बायोलॉजी वाली यूनिट। और इस लेक्चर का यानी इस यूनिट का सबसे पहला जो टॉपिक है वो है माइक्रोब्स फर्मेंटेशन के बारे में। फर्मेंटेशन क्या होता है, माइक्रोब्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं, माइक्रोब्स से हमें कौन सी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स प्राइमरी प्रोडक्ट्स कहलाते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स है वो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको रटने वाली बहुत सारी चीजें मिलेंगी। इसमें कंसेप्चुअल चीजें कम हैं और रटने वाली चीजें ज्यादा हैं। अब आपसे एग्जाम में चाहे आप देख लीजिएगा, पूछा हुआ है कि ये वाला प्रोडक्ट कौन से माइक्रोब, कौन से बैक्टीरिया, कौन से फंजाई से मिलता है, लिस्ट बना के पूछ लेते हैं ये। या फिर आपको कोई पर्टिकुलर फर्मेंटेशन के बारे में पूछ लेते हैं। तो अपन स्टार्ट करेंगे बेसिक्स के साथ में, और ये बहुत डिटेल में चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें रटने वाली चीज़ें हैं। मैं आपको इस लेक्चर का जो पीडीएफ फाइल है वो प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप बस पूरा पढ़ लीजिएगा, ये लेक्चर छोड़ना नहीं। देखिए, सबसे पहले अपन बेसिक्स के साथ स्टार्ट करते हैं फर्मेंटेशन के बारे में। हमारा जो मेन टॉपिक है उसका नाम है माइक्रोबियल फर्मेंटेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैं आपको ये पीपीटी इस तरीके से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये चीजें ऐसे पढ़नी पड़ेगी, कोई शॉर्ट नोट टाइप का इसमें है नहीं, सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। जहां जरूरत होगी मैं पक्का समझाऊंगा आपको, लेकिन अभी आप इसको ध्यान से पढ़ें, समझने की कोशिश करें। देखिए, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो तरीके से यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो तरीके से यूज कर सकते हैं। या तो वो यूज करते हैं रेस्पिरेशन से, या वो यूज करते हैं फर्मेंटेशन से। रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन दोनों में क्या अंतर है? रेस्पिरेशन में एक टाइम के बाद में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, या बेटर टू से कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर लास्ट में कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर चाहिए जो कि उस सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो बाहर से आया हुआ हो सकता है रेस्पिरेशन में। जैसे एक बार याद करो, ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन चलती है, ग्लाइकोलाइसिस में NADH बनते हैं एक जगह पे, ठीक है। दूसरा, उसके बाद में जब क्रैब साइकिल चलती है तो उसमें तो काफी जगह पर NADH FADH बनते हैं। इनके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में लास्ट में ऑक्सीजन उनको एक्सेप्ट करती है। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन लिविंग ऑर्गेनिज्म को बाहर से मिलती है। चीज समझ में आई? फर्मेंटेशन में क्या होता है? फर्मेंटेशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की मेटाबॉलिज्म में, यानी NADH के फॉर्म में, वो इलेक्ट्रॉन उसी सिस्टम का कोई मॉलिक्यूल एक्सेप्ट कर लेगा। यानी कि बाहर के किसी मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं है। ये बेसिक अंतर होता है फर्मेंटेशन में और रेस्पिरेशन में। चलिए पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। There are two broad metabolic processes for the catabolism of organic compounds. दो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। या तो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड को फर्मेंटेशन से यूज कर सकता है या रेस्पिरेशन से यूज कर सकता है। ये प्रोसेस फंडामेंटली डिफर करती है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड ATP सिंथेसिस। कैसे? देखो, रेस्पिरेशन में क्या होता है, यानी मैं बात कर रहा हूं ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल, ETS की। रेस्पिरेशन एरोबिक हो सकती है या एनएरोबिक हो सकती है।
लास्ट में अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो एरोबिक है, अगर उसकी जगह कोई और करता है तो एनएरोबिक है। तो ये जो रिएक्शन है वो एरोबिक भी हो सकती है और एनएरोबिक भी हो सकती है, बट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो एक्सोजीनस होता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सोजीनस है यानी बाहर का है। आर रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर, यानी कि कहीं किसी स्टेप के अंदर NADH बन गया, FADH बन गया, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए, उनके इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए क्या चाहिए, कोई बाहर का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर चाहिए। बाहर मतलब बॉडी के बाहर का। जैसे देखो ये प्रोसेस है, पाइरुवेट है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस चलती है, पाइरुवेट तक कहानी चल जाती है, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फर्मेंटेशन के अंदर क्या होगा, पाइरुवेट से एसिटल कोएंजाइम में बनता है, एसिटल कोएंजाइम ए से एसीटेट बन सकता है जिसमें एटीपी बनती है, या फॉर्मेट जुड़ के फॉर्मेट डिहाइड्रोजिनाइलेज नाम का एक एंजाइम है जो एसिटल कोएंजाइम ए को तोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन गैस में। पाइरुवेट पे इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, फेरेडॉक्सिन बनता है, और फेरेडॉक्सिन पे फिर प्रोटॉन जुड़ते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। पाइरुवेट से एसिटल कोएंजाइम ए बनता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से एसिटल फॉस्फेट बनके एडीपी से फिर एटीपी बनती है। अब मुझे ना यहां पे मोटी मोटी 2-3 चीजें समझ में आई। एक तो फर्मेंटेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो बन रही है, एक हाइड्रोजन गैस है वो बनती है, और ये जो एटीपी बन रहे हैं यहां पे, ये एटीपी है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का रिजल्ट है आपके सामने। सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन यहां पे हो रहा है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नहीं है। वहां पे किसी रिएक्शन के अंदर एटीपी नहीं बनती है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू बनती है। अब एक ऑर्गेनिज्म है, एन ऑर्गेनिज्म फेसेस two major problems when it catabolize organic compounds for the purpose of energy conservation। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैटाबोलाइज करता है तो 2 प्रकार की प्रॉब्लम फेस करता है। पहला तो भैया उसे एटीपी सिंथेसिस करनी है, और दूसरा रिडॉक्स बैलेंस करना है। फर्मेंटेशन के अंदर एटीपी जो है वो सिर्फ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बनती है। कुछ एक एग्जाम्पल है जहां मैं बता दूंगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है या कुछ ऐसा होता है। ऊपर 2 बातें लिखी है, वापस से रिपीट करके सुन लो मेरी बात। जब हम खाना खाते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी बॉडी में जाते हैं, हम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैटाबोलाइज करते हैं, तो हमको 2 जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी है। एक तो हमको एटीपी बनानी है, ठीक है, एटीपी बनाने के लिए एनी हाउ ग्लाइकोलाइसिस चालू हो जाएगी। अब ग्लाइकोलाइसिस चालू होगी, फिर ईटीएस चलेगी, सॉरी ग्लाइकोलाइसिस चालू होगी, फिर लिंक रिएक्शन होगी, फिर क्रेब्स साइकिल होगी। इन तीनों प्रोसेस के अंदर कई स्टेप्स में इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और NADH FADH बनते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो कोई इलेक्ट्रॉन को लेने वाला भी तो चाहिए ना। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को लेने वाला ना होता तो वो इलेक्ट्रॉन कहां जाते, इसी को कहते हैं रिडॉक्स बैलेंस। एक जगह से इलेक्ट्रॉन निकले
NAD ने ले लिए या FAD ने ले लिए और वो NADH या FADH बन गए, हो गया रिडॉक्स बैलेंस। अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स लेने वाला नहीं होता तो दिक्कत होती। NADH FADH ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, वो फेथफुली ETS में जाके दे भी रहे हैं उनको, ये भी हो गया रिडॉक्स बैलेंस, ताकि वो दोबारा इलेक्ट्रॉन ले सके। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ATP का सिंथेसिस करना है, दैट इज डिफरेंट थिंग, और जो इलेक्ट्रॉन कई जगह निकल रहे हैं उनको लेना, सही जगह पहुंचाना, और इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे तो उनको लेते रहना, ये चीज एश्योर करने के लिए जो प्रोसेस है दैट इज रिडॉक्स बैलेंस। और बस एकदम सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो रिडॉक्स बैलेंस का मतलब है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स का भी जो साइकिल चलता है, चीज समझ में आई आपको? इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास पहुंचते हैं लास्ट में ETS में, वाटर बनता है, इसी वाटर को कई बार स्प्लिट करके वापस इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। तो एनी हाउ साइकिल तो चल रही है इलेक्ट्रॉन्स की, इसी को रेडॉक्स बैलेंस कहते हैं। हर ऑर्गेनिज्म ये दो प्रॉब्लम फेस करता है। अब देखिए यहां से आपको एग्जाम में बी पार्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे यह पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन कौन से कंपाउंड हैं जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन करते हैं। अब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कौन कौन से करते हैं, आपको देखो रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। एसिटल को एंजाइम ए का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो फॉस्फोराइलेशन मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो जाता है और एटीपी बन जाती होगी। आपको ये वाली चीज याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट ये ध्यान रखें कि ये जितने भी कंपाउंड्स लिखे हैं ऑल ऑफ देम हैव एनर्जी रिच बॉन्ड। इनके पास में कोई तो बॉन्ड ऐसा है जो एनर्जी रिच है। इस टेबल को आप खाली पढ़ लें, जरूरी नहीं है कि आपको वो रिएक्शन भी आनी चाहिए जिनमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। देखिए कई नाम में तो कोएंजाइम ए लगा है, प्रॉब्लम सॉल्व। फिर उसके बाद में जिनके पास में फॉस्फेट है देने के लिए, हो सकता है वो फॉस्फेट देके एटीपी बनवाते होंगे। 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ग्लाइकोलाइसिस वाला ये स्टेप है जिससे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, वहां एटीपी बनेगी। देन उसके बाद में कार्बामाइल फॉस्फेट, फिर से फॉस्फेट है इसके पास में तो ये डोनेट करके एटीपी बनवा देगा। ऐसे ही ये सारे के सारे सबस्ट्रेट लेवल पे एटीपी बनवा सकते हैं। तो ये लिस्ट आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। दूसरा देखो, हमको कॉमन बैक्टीरियल फर्मेंटेशन देखने हैं उनके ऑर्गेनिज्म जो उनको कैरी आउट करते हैं वो। अब मैं आपको बता दूं कि अगर ये कोई और यूनिट की बात होती तो मैं ये चीज छुड़वा देता आपसे कि भाई ठीक है रहने दो। अब यूनिट भी ऐसी है और टॉपिक भी माइक्रोबायोलॉजी का है तो माइक्रोब्स को छोड़ नहीं सकते। मैं आपसे ये कह सकता हूं आपके फेवर में कि भाई जितने याद हो सके उतने कर लेना। अब क्योंकि इन चीजों का कोई अंत नहीं है, कितने भी याद कर लो, तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि इनको याद करने में टाइम वेस्ट करो, बट हाँ एक बार पढ़ना जरूर। आपको जो पहले कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं वो याद कर लेना, कुछ एक आधा एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है वो याद कर लेना। तो सारे ना याद करके ठीक है जितने कर सको उतने कर लेना। सी ये है फर्मेंटेशन का टाइप। फर्मेंटेशन के टाइप्स जो हैं वो दो बेसिस पे होते हैं। जो फर्मेंटेशन टाइप होते हैं ना, फर्मेंटेशन टाइप्स ये दो बेसिस पे होते हैं। पहला है बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट, यानी कि कौन से सबस्ट्रेट का फर्मेंटेशन हो रहा है। फर्मेंटेशन किसे कहेंगे?
फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस रहेगी जिसके अंदर रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स वहीं के वहीं कोई ले लेगा, ईटीएस तक जाने की बात नहीं, उसे फर्मेंटेशन कहते हैं। अब सिंस इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है तो ये एनएरोबिक रिएक्शन है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन अलग चीज है, फर्मेंटेशन अलग चीज है। हावेवर दोनों में कंसेप्चुअल चीजें सेम अप्लाई होती हैं, लेकिन दोनों अलग चीजें होती हैं। वेल, फर्मेंटेशन दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट, कौन से सबस्ट्रेट का फर्मेंटेशन चल रहा है। दूसरा होता है बेस्ड ऑन प्रोडक्ट, क्या बन रहा है, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट। जैसे यहां पे देखो, फर्मेंटेशन का टाइप है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये फर्मेंटेशन स्टार्ट होता है हेक्सोज सुगर से और उसमें 2 एथेनॉल के मॉलिक्यूल बनते हैं, यानी अल्कोहल बन रहा है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट बेस्ड हो गया। उसी प्रकार होमोलैक्टिक और हेट्रोलैक्टिक क्या होता है, मैं आपको ये डिटेल में भी बताऊंगा, पर अभी आप इतना समझे। अगर किसी फर्मेंटेशन में लास्ट में 2 मॉलिक्यूल बनने हैं और दोनों ही लैक्टेट बनते हैं तो उसे बोलते हैं होमोलैक्टिक, यानी 2 ही बनेंगे वो तो कंफर्म है, पर दोनों यदि लैक्टेट बन जाए तो उसे बोलते हैं होमोलैक्टिक। एक लैक्टेट बने, एक इथेनॉल बने तो उसे बोलते हैं हेट्रोलैक्टिक। ये अंतर याद रखना, होमोलैक्टिक का मतलब और हेट्रोलैक्टिक का मतलब। अब इन दोनों में यहां से एक की डिफरेंस है, हेटेरोलैक्टिक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, होमोलैक्टिक में नहीं होती। ये आगे भी आ जाएगा, बट यहां भी ध्यान रखें। अच्छा, इनको चलाने वाले ऑर्गेनिजम्स पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। एग्जाम में पूछ लिया गया था कि बताओ कॉफी बीन का फर्मेंटेशन कौन सा माइक्रोब करता है। अब क्या कर लोगे बताओ इस चीज का। उन्होंने पूछा कि कॉफी है, उसका फर्मेंटेशन कौन करता है, तो भाई नाम देना पड़ेगा उसका, लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम नाम है उस बैक्टीरिया का। नेक्स्ट फर्मेंटेशन है प्रोपियोनिक एसिड, तो ये 3 लैक्टेट मॉलिक्यूल से 2 प्रोपियोनेट बनते हैं, ये भी प्रोडक्ट बेस्ड है। ऐसे ही मिक्स्ड एसिड, मिक्स्ड वाला क्या होता है, जिसमें सक्सिनेट बनता है, लैक्टेट बनता है, एसीटेट बनता है, फॉर्मेट बनता है, इथेनॉल बनता है, ब्यूटानेडोइल डियोल बनता है, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं तो उन्हें मिक्स्ड एसिड बोल देते हैं। ब्यूटाइरिक एसिड फर्मेंटेशन जिसमें ब्यूटाइरेट बनता है, ब्यूटेनॉल का फर्मेंटेशन मतलब ब्यूटेनॉल बनता है, ये कारपोरेट, इसमें एसीटेट वगैरह कारपोरेट बन जाता है। एसिटोजेनिक है जिसमें एसिटिक एसिड या एसीटेट बन जाता है। तो ये आपको याद करने चाहिए कि फर्मेंटेशन का टाइप क्या है और वो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट बेस्ड है या सबस्ट्रेट बेस्ड है, और उसके अलावा कौन सा ऑर्गेनिज्म है वो कर रहा है ये फर्मेंटेशन। ठीक है, तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा। देखो फिर उसके बाद में कुछ अनयूजुअल बैक्टीरियल फर्मेंटेशन है। अनयूजुअल क्यों है ये, कई की तो हैबिटाट अनयूजुअल है, कई का पूरा पाथवे अनयूजुअल है, यहां तो आपको एक एक लाइन में दिखा दिया है ना। कई के सबस्ट्रेट अनयूजुअल है, जैसे पहला है एसिटिलीन का, तो एसिटिलीन है ये स्टार्ट एसिटिलीन से होता है, इसका मतलब ये सबस्ट्रेट बेस्ड फर्मेंटेशन के एग्जांपल्स हैं। जैसे ग्लिसरॉल है वो ग्लिसरॉल से स्टार्ट होता है। मैं फिर कह रहा हूं कि आपको ये रिएक्शंस वगैरह भी याद करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ कहीं कोई काम की चीज आ जाए। अब जैसे देखो ये चीज करनी चाहिए आपको कि एसिटिलीन का फर्मेंटेशन कौन सा बैक्टीरिया करता है, ग्लिसरॉल का फर्मेंटेशन कौन सा बैक्टीरिया करता है। एटलीस्ट आप उन बैक्टीरिया के नाम तो याद करें जो आपने कहीं ना कहीं पढ़े हैं। जैसे एसिटोबैक्टीरियम है, ये नाम कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ होता है अपना, एसिटोबैक्टीरियम। हो सकता है आपके तो सारे ही पढ़े हुए हो, बट कम से कम ये पढ़ा हुआ है। जैसे क्लोस्ट्रीडियम है, ये तो बहुत बार पढ़ा हुआ, अपने 1000 बार पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं, है ना। तो वो सारे के सारे ये आपको देखने चाहिए।
कि कौन से टाइप का फर्मेंटेशन है और उसमें कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, और रिएक्शन मतलब वो सबस्ट्रेट बेस्ड है या फिर प्रोडक्ट बेस्ड है, बस इतनी सी चीज ही आपको, ये लिस्ट है एक। अब अपन बात करते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है वो कैसे होता है, किस तरीके से। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन प्रोडक्ट बेस्ड है, ग्लाइकोलाइसिस चालू होगी, पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट से लैक्टेट बनेगा। बात कर लेते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आर ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स। इंपॉर्टेंट, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं दे आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। They produce lactic acid as a major or sole fermentation product. ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं फाइनली, ठीक है, गुड। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन दो टाइप का होता है। एक होता है होमो फर्मेंटेटिव। होमो फर्मेंटेटिव का मतलब होता है कि दोनों मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड के बनेंगे। और दूसरा होता है हेट्रोफर्मेंटिव, एक लैक्टिक एसिड एक इथेनॉल। इथेनॉल के अंदर 2 कार्बन है, कहानी शुरू होगी 6 कार्बन से। 6 कार्बन को बीच में से तोड़ोगे 6 कार्बन के कंपाउंड को, तो 3 3 का बनेगा। एक 3 का है उसका लैक्टेट बना दो, दूसरे वाला जो 3 का है उसमें से इथेनॉल बन गया, तो एक कार्बन को CO2 के रूप में निकालना पड़ेगा। सो हेट्रो जो फर्मेंटिव वो होते हैं बैक्टीरिया, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करते हैं। तो ये हुआ हमारे पास में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में। इतनी सी बात बताइए, आगे अभी और देखो जैसे हम बात करते हैं होमो फर्मेंटिव की, आपको ये पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ कुछ नहीं है, ग्लाइकोलाइसिस ही चल रही है। जैसे ग्लूकोज के ऊपर ATP लगी, तो यहाँ बीच में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया होगा, फिर यहाँ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया होगा, फिर ATP लगी तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट लग गया। एल्डोलेज एंजाइम ने इसको तोड़ दिया है, तो 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गए, या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन गए। ये वही रिएक्शन चल रही है। आप सीधा यहां ध्यान दो, ग्लूकोज और ग्लूकोज से पायरुवेट, यहां तक तो पूरी ग्लाइकोलाइसिस है। अब इस ग्लाइकोलाइसिस में मतलब इस प्रोसेस में 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट से यदि 2 लैक्टेट बन रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं होमो फर्मेंटेटिव। याद रह जाएगा। यदि दोनों, देखो 2 ही मॉलिक्यूल बनने हैं, और यदि दोनों मॉलिक्यूल अपने लैक्टेट के बन जाए, तो उसे हम बोलते हैं होमो फर्मेंटेटिव। अब इसकी सिंपल रिएक्शन याद करो तो देखो, एक ग्लूकोज से 2 लैक्टेट बन गए हैं, 2 प्रोटॉन निकले हैं, और जो फ्री एनर्जी चेंज आया है वो इतना आया है जिससे 2 ATP बन सकते हैं। एग्जाम में आपको ना तो पूछा जाएगा कि कितना फ्री एनर्जी चेंज आया है, तो और हर रिएक्शन में जो फ्री एनर्जी चेंज है, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो, याद करना जरूरी भी नहीं है, याद होगा भी नहीं, उतना उलझना भी नहीं है, स्मार्टली हैंडल करना है इसको। अब दूसरा देखो, हेट्रोफर्मेंटेटिव। हेट्रोफर्मेंटेटिव को हेट्रोफर्मेंटेटिव क्यों कहते हैं, तो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, है ना। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्लाइकोलाइसिस की जैसे स्टार्ट होती है वैसे यहां पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, सेम टू सेम। बट यहां दिक्कत यह है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट नहीं बनता। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से 1,6 बिस फ्रक्टोज नहीं बनता, 1,6 बिस फ्रक्टोज फॉस्फेट नहीं बनता। यहां ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड बन जाता है, और इस रिएक्शन के अंदर यहां पे NAD+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, यानी कि यहां हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ये रिडॉक्स बैलेंस हो गया ना, कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से इलेक्ट्रॉन निकले, तो वो इलेक्ट्रॉन NAD ने ले लिए, NADH बन गया। अभी देखना एक चीज, ये NADH को संभाल के रखो आप, ठीक है। 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड बना,
इसमें से वापस इलेक्ट्रॉन निकले, वापस NAD+ ने लिए, इसका भी ऑक्सीडेशन हुआ और ये राइबुलोज 5 फॉस्फेट बना और एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। ये NADH को भी संभाल के रखो। इन्हीं रिएक्शन में NADH बन रहे हैं और देखना लास्ट में यही NADH काम भी आ जाएंगे, इसलिए इसे फर्मेंटेशन बोलते हैं। एडिशनल एक्सेप्टर की जरूरत नहीं है, ये NAD+ यहां जनरेट हुआ, यहां आके इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये NAD+ यहां जनरेट हुआ, ये यहां के इलेक्ट्रॉन ले लेगा। सो कहने की बात यह है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यही सराउंडिंग रिएक्शंस के ही है। वेल, राइबुलोज 5 फॉस्फेट को जाइलुलोज 5 फॉस्फेट में बदल दिया जाएगा। जाइलुलोज 5 फॉस्फेट पे फॉस्फोकीटोलेज एंजाइम काम करेगा तो एसिटल फॉस्फेट बनेगा। एसिटल फॉस्फेट से एसिटैल्डिहाइड बनेगा और उससे इथेनॉल बनेगा। भैया एक प्रोडक्ट बन गया इथेनॉल। ये इथेनॉल बन गया। अब देखो, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट से 2 कार्बन इधर चले गए तो 3 कार्बन का बन गया ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। मेरे पीछे आ गया ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसकी बात कर रहा हूं। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ग्लाइकोलाइसिस में तो नॉर्मली बनता है। अब इसके बाद में सारे ग्लाइकोलाइसिस वाले स्टेप चलेंगे। 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी बनेगा, ATP भी बनेंगे 2 बार, पाइरुवेट भी बनेगा और एक लैक्टेट बन जाएगा। हेट्रोफर्मेंटेटिव में एक तो बन गया लैक्टेट, एक बन गया इथेनॉल, इसीलिए इसको बोलते हैं हेट्रोफर्मेंटिव। अब इसमें जो मोटा मोटा मुझे दिखाई दे रहा है वो क्या है, देखते हैं। ये NADH यहां बना, यहां कंज्यूम हो गया। ये NADH यहां बना, यहां कंज्यूम हो गया। मतलब इस तरीके के इथेनॉल साइड में तो 0 NADH का वैसे गेन हुआ, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है। बना लगा चल रहा है। ATP इधर बन नहीं रहा है। अब आ जाओ दूसरी साइड में। मेरे पीछे वापस से ये आ गया, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट लिखा है। अगर ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया ना, तो इसका मतलब कंफर्म है कि अब प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस वाली चलेगी। ग्लाइकोलाइसिस वाली प्रोसेस चलेगी तो भाई एक NADH यहां पे बना और यही NADH यहां जाके लग गया वापस, तो 0 NADH का गेन हुआ। तो इसमें नेट गेन ऑफ NADH तो हो गया 0, जितने बन रहे हैं उतने लग रहे हैं। हाँ, 2 बार सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ तो 2 ATP का नेट गेन हुआ। ऐसे ग्लाइकोलाइसिस चलती तो 4 ATP बनते, स्टार्टिंग के अंदर 4 जो है वो 2 ATP लगते, यहां 1 ATP लग भी गया तो नेट गेन तो भैया एक ही ATP का है। आप पूरा याद ना करें, ये याद कर ले। ग्लूकोज से रिएक्शन स्टार्ट हुई, एक लैक्टेट बना, एक इथेनॉल बना। जहां इथेनॉल बनेगा उस साइड में एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और एनर्जी इतनी ही बची है कि एक ही ATP बन सकता है। ये याद कर ले, थोड़ा ध्यान में रखें चीजों को। अब इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। द डिफरेंस ऑब्जर्व्ड कैन बी ट्रेस्ड टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द एंजाइम एल्डोलेज, a key enzyme of glycolysis। एल्डोलेज कहां काम आता है, ये देखो। फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट को तोड़ने में एल्डोलेज काम आता है। जो बैक्टीरिया होमोफर्मेंटिव होते हैं उनके पास ये एंजाइम है, और ये एंजाइम है तो 2 ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनते हैं। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनेगा तो वो भी कन्वर्ट हो जाएगा। 2 ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनते हैं और लास्ट में 2 लैक्टेट बन जाते हैं।
ये रहे 2 लैक्टेट, ये इधर रहे 2 लैक्टेट, ये बन जाते हैं। लेकिन जो दूसरे बैक्टीरिया हैं हेट्रोफर्मेंटिव, उनके पास में ये एल्डोलेज नहीं है, ये एल्डोलेज एंजाइम नहीं है, इसलिए फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाया ही नहीं गया, उससे पहले ही रूट चेंज हो गया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को 6 फॉस्फोग्लूकोनेट ग्लूकोनिक एसिड में बदल दिया, और फिर वहां से रास्ता चेंज करके सारी कहानी चेंज। तो मेन डिफरेंस किसका आता है दोनों में? एल्डोलेज एंजाइम का। किसके पास है और किसके पास नहीं है? होमोफर्मेंटिव है, उनके पास में एल्डोलेज होता है, कंटेन एल्डोलेज, और इस वजह से ये 2 लैक्टेट बनाते हैं। जो हेट्रोफर्मेंटिव होते हैं उनके पास में एल्डोलेज नहीं होता, लैक एल्डोलेज। ये नहीं होगा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बनेगा, फिर डीकार्बोक्सिलेशन होगा, पेंटोज फॉस्फेट, राइबुलोज 5 फॉस्फेट बनेगा, फिर जाइलुलोज 5 फॉस्फेट, फिर उधर से एसिटल कोएंजाइम में बनेगा रेदर 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। 5 कार्बन में से 2 कार्बन एक तरफ, 3 कार्बन एक तरफ। तो कुल मिलाकर के बात यह है, एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस या एब्सेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट, हेट्रोफर्मेंटिव होते हैं, वो एक ही एटीपी को बनाते हैं पर ग्लूकोज, और जो होमोफर्मेंटिव होते हैं उनमें एटीपी 2 बनते हैं, NADH तो 0 बनते हैं, क्योंकि जो बनते हैं वो बाद में इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, दे देते हैं, खत्म हो जाते हैं। बट हाँ, ये जरूर है कि बनते तो हैं एक बार 4 एटीपी, यहां तो 2 एटीपी बनते हैं, स्टार्टिंग का एक खर्चा हो गया, मैंने बताया अभी कि एक ही एटीपी बनता है। इन एडिशन, बिकॉज हेट्रोफर्मेंटर्स डीकार्बोक्सिलेट 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, दे प्रोड्यूस CO2। जो हेट्रोफर्मेंटर्स होते हैं वो 6 फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड है, उसका डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने से एक कार्बन का लॉस हो गया, तो इथेनॉल बनाना जरूरी है। सो आपने ये भी देखा, और मैंने आपको पहले ही उस लिस्ट में बताया था कि जो होमोफिलिक होमोफर्मेंटर्स होते हैं उनमें 2 लैक्टेट बन जाते हैं। लैक्टेट 3 कार्बन का होता है, तो 2 लैक्टेट मतलब 6 कार्बन, मतलब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल कंज्यूम हो गया। और जो हेट्रो वाले होते हैं उनमें एक CO2 भी बनती है। तो लेबोरेटरी के अंदर हम CO2 बन रही है कि नहीं बन रही है, इस बात से ये पता लगाते हैं कि ये रिएक्शन होमोफर्मेंटिव की है या हेट्रोफर्मेंटिव की है। हेट्रो में बनती है। यही चीजें एग्जाम के अंदर आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि बताओ होमोफर्मेंटिव और हेट्रोफर्मेंटिव के अंदर क्या अंतर है, तो आप इजीली ये चीज बता सकते हैं। अब अपन पढ़ते हैं एंटनर डुड्रॉफ पाथवे, इसे शॉर्ट में बोलते हैं ED पाथवे। आप एक बार स्लाइड के ऊपर नजर मत घुमाइए, मैं जहां बोल रहा हूं, पेन चला रहा हूं, आप उतना ही देखें तो आपको समझ में आएंगी चीजें। तो इस पाथवे की भी बात कर लेते हैं। देखो, ED पाथवे एक तरीके का नॉर्मल ग्लाइकोलाइसिस को बाईपास करने का पाथवे है। आधा ग्लाइकोलाइसिस बाईपास हो जाता है और सीधा पाइरुवेट बनता है। देखते हैं कैसे। कहानी की शुरुआत ग्लूकोज से होती है, ठीक है। एक ATP लगता है, खर्चा होता है, ये चीज ठीक है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ना बन के 6 फॉस्फो ग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन बनता है। इस स्टेप के अंदर एक NADP प्लस इलेक्ट्रॉन लेके एक NADPH बनाता है, मतलब ये प्रॉफिट है, ये एक ATP का लॉस हो गया। अब यहां पर एक वाटर आएगा और 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बनेगा। 6 फॉस्फोग्लूकोनेट के ऊपर एक एंजाइम है जिसका नाम है
हाइड्राटेज, ये रहा 6-फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्राटेज, ये एंजाइम काम करेगा। और ये एंजाइम काम करेगा तो बनेगा 2-कीटो-3-डीऑक्सी-6-फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड या ग्लूकोनेट। ये रहा, ये तो है उस सबस्ट्रेट का नाम। और यहां एक एल्डोलेज एंजाइम काम करेगा, एल्डोलेज। एल्डोलेज एंजाइम काम करेगा तो एक ही बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। नॉर्मल ग्लाइकोलाइसिस होती तो 2 बनते, यहां एक बन रहा है। नॉर्मल ग्लाइकोलाइसिस से कितना डिफरेंस आया, एक तो एटीपी कम लगा है, क्योंकि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पर भी एक एटीपी लग जाता, लेकिन वो वाला कम लगा है। और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनने से पहले ही एक NADPH बन चुका है, ये एक्स्ट्रा है। देन बनने चाहिए थे 2 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, बट एक बना 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या यहां पे ग्लिसरिक एसिड फॉस्फेट लिखा हुआ है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये, और एक बन गया पाइरुवेट, यानी सीधा पाइरुवेट बन गया। अब ये जो रिएक्शंस चल रही हैं, ये रिएक्शन सेम एज ग्लाइकोलाइसिस है, सेम एज ग्लाइकोलाइसिस। तो इन रिएक्शंस के अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस है, उनके ही प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक NADH बना, एक यहां पर भी बनना चाहिए था। ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ, यहां पर भी होना चाहिए था, और ये भी हुआ, यहां पर भी होना चाहिए था। मतलब सीधे सीधे 2 तो ATP का लॉस हो गया, एक NADH का लॉस हो गया, बट ऊपर एक NADPH बन गया है, तो ऑलमोस्ट ये तो चीज ठीक है। फिर एक ATP का लॉस ऊपर और होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, तो कुल मिलाकर के एक ATP का लॉस, 2 ATP का गेन, यानी प्लस में तो 2 ATP बने, और ऊपर एक ATP माइनस में चला गया, तो टोटल गेन हुआ एक ATP का, और एक NADPH बन गया हो, और एक NADH बन गया। चलो ये तो ऑलमोस्ट इक्वल वाली सी बात हो गई। तो ये पाथवे है, ये चलता है, और इसमें आधी ग्लाइकोलाइसिस बाईपास हो जाती है। ए वेरिएंट ऑफ ग्लाइकोलिटिक पाथवे, ग्लाइकोलिटिक पाथवे का वेरिएंट होता है ये, इसका नाम है एंटनर डुडॉफ पाथवे। ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बैक्टीरिया के अंदर, स्पेशली अमंग स्पीसीज ऑफ स्यूडोमोनास ग्रुप। इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ ले कि ईडी पाथवे कौन से ग्रुप के बैक्टीरिया में ज्यादा इजीली चलता है, कॉमनली चलता है, ये रहा आपके सामने। दूसरा, इस पाथवे के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, उसको 6-फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसको डिहाइड्रेट किया जाता है, फिर वो पाइरुवेट के अंदर और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में स्प्लिट हो जाता है। मतलब इन्होंने बीच में ये जो KDPG बना था उसका नाम नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, बनता तो है ये। और ये फिर बाद में वैसा ही करेगा, आधी तो चलेगी ग्लाइकोलाइसिस की तरह, और आधा जो है वो बाईपास चलेगा, वो लिखा है यहाँ पे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। जो ऑर्गेनिजम्स ये वाला ईडी पाथवे चलाते हैं, शेयर दिस फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक विथ हेट्रोफर्मेंटेटिव लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये चीज भी नोट डाउन कर लीजिएगा, शेयर, ये इंपॉर्टेंट है। क्या पता पूछ ले कि बताओ ईडी पाथवे के इक्विवेलेंट वाले कौन से बैक्टीरिया हैं, या उनके जैसे कौन से बैक्टीरिया है। ये क्यों है ऐसा, यहाँ पे हेट्रोफर्मेंटेटिव के इक्विवेलेंट क्यों है, क्योंकि यहां पर भी एक ATP बन रहा है, उसलिए ये इंपॉर्टेंट है। देन जाइमोमोनास, ये ऑब्लिगेट फर्मेंटेटिव सूडोमोनाड्स है, मतलब सूडोमोनास ग्रुप के बैक्टीरिया हैं,
जिनका नाम है जाइमोमोनास। ये ऑब्लिगेट फर्मेंटेटिव है, इनको फर्मेंटेशन के अलावा कुछ नहीं आता है। और दूसरे स्यूडोमोनास भी है, ठीक है। नॉन फर्मेंटेटिव रेस्पिरेटरी बैक्टीरियम है जो ईडी पाथवे चलाते हैं। तो ये वाले पैराग्राफ से आपको मिल जाएगा कि कौन से बैक्टीरिया में ईडी पाथवे चलता है। ये हुआ हमारे पास में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। दूसरा है मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन। मिक्स्ड एसिड का मतलब यह है कि ऐसा फर्मेंटेशन जिसमें एसिटिक एसिड बने, जिसमें लैक्टिक एसिड बने, जिसमें सक्सिनिक एसिड बने, प्लस जिसमें इथेनॉल भी बने, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी बने, प्लस हाइड्रोजन गैस भी बने, उसे बोलते हैं मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन। अब नाम से स्पष्ट है, मिक्स्ड तो मतलब मिक्सचर तो बनना ही चाहिए। एसिटिक एसिड याद रखेंगे, लैक्टिक एसिड याद रखेंगे और सक्सिनिक एसिड याद रखेंगे। जिसके अंदर ये तीनों बनेंगे उसी को कहेंगे अपन मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन। इनके अलावा चूंकि फर्मेंटेशन है तो याद रखना इथेनॉल, CO2 और H2 गैस बननी चाहिए। इस प्रोसेस के अंदर भी ग्लाइकोलाइसिस से स्टार्ट होती है और ये मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन है, ई कोलाई के अंदर पाया जाता है। सिंपल। देन नेक्स्ट देखो क्या होता है इसके अंदर। कहानी की शुरुआत ग्लाइकोलाइसिस से होती है जिसमें 2 ATP का नेट गेन दिखाया है इन्होंने। मतलब ग्लाइकोलाइसिस से पाइरुवेट तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस से पाइरुवेट तक 2 ATP बनते हैं। अच्छा, पाइरुवेट के ऊपर NADH काम करे जो कि यहीं से बने हैं तो सक्सीनेट बन जाता है, और इसी पे NADH काम करे, ये भी भाई साहब यहीं से बना है तो लैक्टेट बन जाता है। नॉर्मल ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH भी तो बनते हैं, याद आया, 2 NADH भी बनते हैं। एक NADH पाइरुवेट को सक्सीनेट में बदलने के लिए काम आता है, एक NADH लैक्टेट या लैक्टिक एसिड बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पाइरुवेट से एसिटल कोएंजाइम में बन सकता है। आप ये नहीं कहना कि सर एक ग्लाइकोलाइसिस में तो 2 ही पाइरुवेट बनते हैं, तो फिर ये चार मतलब डायरेक्शन में क्यों जा रहा है। ये कोई गारंटी थोड़ी है कि पाइरुवेट बना है तो अभी सक्सीनेट ही बनेगा, या पाइरुवेट बना है तो लैक्टेट ही बनेगा। सारा खेल एंजाइम सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी का है। एंजाइम काम करने के लिए रेडी है, सबस्ट्रेट उसके पास में पड़ा हुआ है, वो सबस्ट्रेट को यूज करके प्रोडक्ट बना देगा। तो हो सकता है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम पड़ा होगा, उसने पाइरुवेट बनते ही पाइरुवेट को पकड़ लिया होगा तो उसने सक्सीनेट बना के छोड़ दिया। हो सकता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम रेडी कंडीशन में रहा होगा, उसने पाइरुवेट को पकड़ा, उसने लैक्टेट बना दिया। दोनों ही नहीं कर पाए तो एसिटल कोएंजाइम ए तो बनना ही है। अब एसिटल कोएंजाइम ए के ऊपर NADH लग करके एसिटल P एसिटल्डिहाइड बनता है। एसिटल P एसिटल्डिहाइड से ATP बनाया जा सकता है, ये ATP प्लस वाले हैं मतलब बन रहे हैं, तो एसीटेट बनेगा, और नहीं तो फिर इथेनॉल बनेगा। तो देखो प्रोडक्ट एसीटेट भी बन गया, इथेनॉल भी बन गया। अच्छा, पाइरुवेट से फॉर्मिएट भी बनके कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2 भी बन सकती है। पाइरुवेट है, उससे एसिटोलैक्टेट बनके एसीटियोन बनके और ब्यूटानेडियोल बन जाता है। हालांकि ये पाथवे थोड़ा अलग है, बट फिर भी है तो पाइरुवेट से ही चलने वाला, तो मिक्स्ड के अंदर इसकी जो है वो अपन इसको शेयर कर सकते हैं, इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन क्या होता है समझ में आया होगा। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ब्यूटानेडियोल प्रोडक्शन, ब्यूटानेडियोल ये वाला पाथवे रहा, इस पाथवे में ब्यूटानेडियोल बनता है। ब्यूटानेडियोल प्रोडक्शन है
वो मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन के अंदर किस तरीके से काम कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, सम इंटेरिक बैक्टीरिया। इंटेरिक बैक्टीरिया बेसिकली वो होते हैं जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। दे प्रोड्यूस एसिडिक प्रोडक्ट्स इन लोअर अमाउंट। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा अगर ये एसिडिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस करने लग जाएंगे तो हम मर नहीं जाएंगे क्या? हमारी बॉडी के अंदर इतना एसिड पहले से ही है, और अगर ये भी एसिडिक कंपाउंड्स बनाएंगे तो हम तो मरेंगे। इसलिए लो अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। ई कोलाई है, और ये बैलेंस करते हैं रिडॉक्स को बाय प्रोड्यूसिंग लार्जर अमाउंट ऑफ न्यूट्रल प्रोडक्ट्स, और कुछ ना कुछ न्यूट्रल प्रोडक्ट्स बनाते रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनको न्यूट्रल प्रोडक्ट्स में बना बनू के यूज में लिया जा सकता है। अब वन की न्यूट्रल प्रोडक्ट इज द 4 कार्बन एल्कोहल ब्यूटानेडियोल। इंपॉर्टेंट है। ब्यूटानेडियोल क्या है? ब्यूटानेडियोल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एंटेरिक बैक्टीरिया तब बनाते हैं जब फर्मेंटेशन की कंडीशन उनके सामने आ जाती है। जब कोई और ऑप्शन नहीं है तो बहुत सारा एसिड प्रोड्यूस करने की बजाय ये बना दो, ताकि जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये रह रहे हैं बेचारे उस ऑर्गेनिज्म को तो नुकसान ना हो। चीज समझ में आई? इन दिस वेरिएशन of the mixed acid fermentation, butanediol, ethanol, CO2 and H2 are the main product observed. Okay. एक अल्कोहल दो अल्कोहल बन रहे हैं, CO2 H2 बन रहा है। In the mixed acid fermentation of E. coli, equal amount of CO2 and H2 are produced, whereas in butanediol fermentation, considerably more CO2 and H2 is produced. Important. आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन एंड ब्यूटानेडियोल प्रोडक्शन फर्मेंटेशन। तो ब्यूटानेडियोल के अंदर ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2 बनती है एज कंपेयर टू मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन। अब देखो ये ब्यूटानेडियोल का सेपरेट पाथवे है, हालांकि वहां मैंने ये बताया था ना, देखो ये वाला पाथवे यही है, बस इसको थोड़ा सा डिटेल में दे दिया। ग्लूकोज है, ग्लूकोज से पाइरुवेट बनाना है, यहां तक कुछ नहीं करना। अब अगर लास्ट में ब्यूटानेडियोल बनाना है तो उसके लिए पहले टीपीपी को काम में लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद में एसिटोलैक्टेट बनेगा, एसेटोइन बनेगा, और फिर ब्यूटानेडियोल बनेगा। बनाना वही है, ये थोड़ा डिटेल में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के साथ दे दिया। और मैंने जो पहले बताया वो सीधा था। बाय कॉन्ट्रास्ट, ब्यूटानेडियोल प्रोड्यूसर्स सच एज एंटेरोबैक्टर एरोजीन्स, ये बैक्टीरिया का नाम है, CO2 एंड H2 प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम फॉर्मिक एसिड। चलो ये कोई बात नहीं है कहने की, बट हाँ उतना अपने को करना है। नाउ क्लोस्ट्रीडियल एंड प्रोपियोनिक एसिड फर्मेंटेशन। क्लोस्ट्रीडियम आपने नाम सुना होगा बहुत अच्छे से बैक्टीरिया का, तो ये क्लोस्ट्रीडियम कैसे काम करता है वो पढ़ेंगे अपन। तो करते हैं बात इनके बारे में। स्पीसीज ऑफ द जीनस क्लोस्ट्रीडियम आर क्लासिकल फर्मेंटेटिव एनारोब्स। यहाँ पे मतलब ये लाइन ऐसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक इंफॉर्मेशन है कि जो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया होते हैं ये एनएरोबिक होते हैं। क्लोस्ट्रीडियम का नाम हमने प्लांट फिजियोलॉजी में नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर फ्री लिविंग बैक्टीरिया में नॉन या एनएरोबिक फोटोसिंथेटिक उसमें पढ़ा है। इसका मतलब ये एनएरोबिक होते हैं, इतना याद रखना है। डिफरेंट टाइप के ये जो क्लोस्ट्रीडिया है ये अलग अलग कंपाउंड्स का फर्मेंटेशन कर सकते हैं। शुगर का कर सकते हैं, अमीनो एसिड का कर सकते हैं, प्यूरिन का कर सकते हैं, पिरिमिडीन का कर सकते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट बन जाती है कि कौन सा ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है
जो डिफरेंट टाइप के सोर्सेस का फर्मेंटेशन कर सकता है, या फिर इनका नाम आ जाए शुगर, अमीनो एसिड, प्यूरिन, पिरिमिडिन। इन सभी केसेस के अंदर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जरूर होता है। ये बात बन गई इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट देखिए, अगेन बोलूंगा, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, आपके सामने जो है वो बेसिक दे रखा है, उससे भी पढ़ सकते हैं। जैसे शुगर फर्मेंटेशन की बात है, ग्लूकोज एक प्रकार की शुगर है, इससे ब्यूटाइरेट बन जाए वो काम भी क्लोस्ट्रीडियम करेगा, और ग्लूकोज से एसीटोन और ब्यूटानोल बन जाए वो भी काम क्लोस्ट्रीडियम करेगा। अब बात यह है कि जब ब्यूटाइरेट बनता है तो 2 CO2 बनती है और 3 ATP का नेट गेन होता है पर ग्लूकोज, और जब एसीटोन ब्यूटानोल बनते हैं तो 5 कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, पर 2 ATP पर ग्लूकोज ही बन पाता है। अब देखो, आपकी मर्जी है आप ये पाथवे को याद करें या ना करें। वेल, यहां पायरुवेट तक तो ग्लाइकोलाइसिस पूरी चल गई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। ग्लाइकोलाइसिस से एसिटल कोएंजाइम बना के, पायरुवेट से ऑब्वियसली एसिटिल फॉस्फेट बना के एसीटेट बना दिया, और उसी के साथ साथ लास्ट में ब्यूटानॉल बना दिया। इस एसीटेट के साथ तो इधर इथेनॉल बन सकता है, और एसीटोन, आइसोप्रोपेनॉल, ब्यूटाइरेट, ये डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बन गए। सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं वो क्लोस्ट्रीडियम बना रहे हैं। आप ये चीज याद रख लीजिए, अपना काम चल जाएगा। देन नेक्स्ट देखो, ए नंबर ऑफ क्लोस्ट्रीडिया फर्मेंट शुगर प्रोड्यूसिंग ब्यूटाइरिक एसिड एज ए मेजर एंड प्रोडक्ट। ठीक है, वो अपन ने देख लिया शॉर्ट वाले में। कुछ स्पीसीज है वो ब्यूटानॉल और एसीटोन बनाते हैं, मतलब इस छोटे बॉक्स के अंदर जो चीज लिखी है उसको उन्होंने लिख के दे दिया, कोई नहीं। एमिनो एसिड का फर्मेंटेशन बाय क्लोस्ट्रीडियम एंड स्टिकलैंड रिएक्शन। देखो, स्टिकलैंड रिएक्शन क्या है ये आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। क्या पूछा जा सकता है, कैसे पूछा जा सकता है, अभी आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। एमिनो एसिड का फर्मेंटेशन होगा, ये अलग बात है। क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया के स्पीसीज करेंगे, ये भी अलग बात है। अब जो काम की बात है वो सुनो। स्टिकलैंड नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये पाया कि जब एमिनो एसिड का फर्मेंटेशन होता है बाई क्लोस्ट्रीडियम, तो कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जो पेयर में फर्मेंट होते हैं। पेयर में कैसे होते हैं? पेयर में ऐसे होते हैं कि एक एमिनो एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, और एक एमिनो एसिड के ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उन्हें कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लेके दूसरे एमिनो एसिड के रिडक्शन में तुरंत काम में ले लेता है। यानी कि 2 अमाइनो एसिड का पेयर में फर्मेंटेशन चल रहा है। जैसे यहां आपको जो दिखा रखा है ये स्टिकलैंड रिएक्शन ही है। एक अमीनो एसिड है एलानिन, एलानिन का ऑक्सीडेशन होगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो NAD लेके NADH बन जाएगा। एलानिन के इलेक्ट्रॉन NADH के पास आ गए। अब यही NADH तुरंत ग्लाइसिन को रिड्यूस कर देगा, तो ग्लाइसिन का भी फर्मेंटेशन होगा जिससे फाइनली एसीटेट बनेगा, और एलानिन का भी होगा जिससे फाइनली एसीटेट बनेगा। अब लास्ट में क्या बन रहा है दैट इज डिफरेंट थिंग, बट आपको स्टिकलैंड के बारे में पूछा जा सकता है। तो स्टिकलैंड रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 अमाइनो एसिड पेयर में फर्मेंट होते हैं
एक का ऑक्सीडेशन होता है, एक का रिडक्शन होता है, एंड लास्ट में जो बने वो अलग बात है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन यहां हो रहा है, दैट इज अगेन डिफरेंट थिंग। स्टिकलैंड रिएक्शन में कौन से बैक्टीरिया काम में आते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो ये छोटा सा अपना अमीनो एसिड फर्मेंटेशन है, पूरा एक एक स्टेप याद करने की जरूरत नहीं है। नाउ कुछ क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज एमिनो एसिड को फर्मेंट करते हैं, ठीक है। दीज आर द प्रोटियोलिटिक क्लोस्ट्रीडिया। प्रोटीन को तोड़ेंगे, फिर अमीनो एसिड निकलेगा तो उसको फर्मेंट करेंगे, छोड़ दो इसको। That degrade protein released from dead organism in nature. Now, the amino acids are catabolized in such a way as to yield a fatty acid coenzyme derivative, typically acetyl, butyryl और caproyl. Important है, important in the sense आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि एमिनो एसिड के फर्मेंटेशन से क्या बनता है, तो आपको बताना है एसिटिल बन सकता है, ब्यूटाइरिल बन सकता है, कैप्रोइल बन सकता है। अदर प्रोडक्ट्स हैं वो भी बनेंगे, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ कुछ क्लोस्ट्रीडिया एमिनो एसिड पेयर को यूज करते हैं, एमिनो एसिड पेयर को यूज करते हैं। इन दिस सिचुएशन one amino acid functions as the electron donor and is oxidized, whereas the other amino acid is the electron acceptor that is reduced. एलानिन के एमिनो एसिड निकले तो वो हो गया इलेक्ट्रॉन डोनर, और वो इलेक्ट्रॉन ग्लाइसिन के पास गए तो वो हो गया एक्सेप्टर। आपको नीचे टेबल दे रखी है कि कौन से अमीनो एसिड पेयर में काम करते हैं, किसका ऑक्सीडेशन होता है और उसके पेयर वाले का रिडक्शन होता है। जैसे एलानिन ग्लाइसिन, ल्यूसिन प्रोलिन, आइसोल्यूसिन हाइड्रोक्सीपाइरोलिन और प्रोलिन, वेलिन ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन आर्जिनिन। समझ में आई बात? फॉर इंस्टेंस जैसे क्लोस्ट्रीडियम स्पोरोजीन्स है, ये मिक्सचर ऑफ ग्लाइसिन एंड एलानिन को यूज करता है, तो मतलब ये जो रिएक्शन अभी अपन ने पढ़ी थी वो क्लोस्ट्रीडियम स्पोरोजीन्स द्वारा चलाई जा रही थी। ये आपको यहां से मिल गया। नेक्स्ट देखो, प्रोपियोनिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टेट बनाना है पहले, तो लैक्टेट बनना खुद एक फर्मेंटेशन है। फिर 3 NADH बनेंगे इसमें और 3 पाइरुवेट बन जाएंगे। इन पाइरुवेट से एसीटेट बन जाए। एसीटेट 2 कार्बन का होता है, तो 1 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल गया, 2 कार्बन एसीटेट के हो गए और यहां पे ATP बन गया। या पाइरुवेट के ऊपर CO2 जोड़ के ऑक्जेलो एसीटेट बना ले। ऑक्जेलो एसीटेट से मेलेट, फ्यूमरेट, सक्सिनेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम एंड देन मिथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम, प्रोपियोनाइल कोएंजाइम एंड देन फाइनली प्रोपियोनेट। आप ओवरऑल रिएक्शन है ये याद कर ले। प्रोपियोनिक एसिड का फर्मेंटेशन कहां से स्टार्ट होता है? लैक्टेट से स्टार्ट होता है। तो आपकी मर्जी है, आप जिस तरीके से चीज को समझना चाहे, पढ़ना चाहे। द प्रोपियोनिक एसिड बैक्टीरियम, प्रोपियोनिबैक्टीरियम एंड सम अदर रिलेटेड बैक्टीरिया, ये प्रोड्यूस करते हैं प्रोपियोनिक एसिड। एक मेजर फर्मेंटेशन प्रोडक्ट है फ्रॉम ग्लूकोज और लैक्टेट, क्योंकि मैंने बताया था ना कि लैक्टेट खुद फर्मेंटेशन से बना है। ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस से पाइरुवेट से लैक्टेट, लैक्टेट से वापस पाइरुवेट एंड देन फाइनली ये प्रोपियोनिक एसिड। ये जो बैक्टीरिया है प्रोपियोनिक एसिड बैक्टीरिया, प्रोपियोनिबैक्टीरियम, ये इंपॉर्टेंट है।
इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बैक्टीरिया फर्मेंटेशन प्रोडक्ट बनाने में काम आता है, स्पेशली चीज। एक चीज की वैरायटी है जिसे कहते हैं स्विस चीज। देखो 12th क्लास की एनसीईआरटी में भी लिखा है ये बात। स्विस चीज है, वो स्विस चीज बनाने में प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमानी नाम का एक बैक्टीरिया होता है, वो काम आता है। एक रोक्यूफोर्ट चीज भी होती है जिसमें पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी नाम का फंजाई काम में आता है। यहां बैक्टीरिया से रिलेटेड है तो बैक्टीरिया काम में आता है। अब इस चीज का क्या टेस्ट है वो छोड़ो, अपने को तो ये ध्यान रखना है कि चीज में प्रोपियोनी बैक्टीरियम काम आता है। नाउ फर्मेंटेशन लेकिंग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। हमने स्टार्टिंग के अंदर पहले तो एक बात ये कही थी कि फर्मेंटेशन में और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है, और मैंने आपको ये बताया था कि भाई फर्मेंटेशन जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर होता है वो इंटरनली होता है, मतलब वो NAD है वो ले लेगा अपना इलेक्ट्रॉन। रेस्पिरेशन में एक्सोजिनस होता है। दूसरा, फर्मेंटेशन के अंदर ऑलमोस्ट ऑल केसेस के अंदर जो है वो सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन जरूर होता है, सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन जरूर होता है। लेकिन यहां पे कुछ हमारे पास में ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जहां सबस्ट्रेट लेवल पे फॉस्फोराइलेशन नहीं हो रहा। यहां मेम्ब्रेन के ऊपर फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, तो देख लेते हैं कैसे क्या चल रहा है उसके बारे में। सो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज certain fermentation yield insufficient energy to synthesize ATP by substrate level phosphorylation। मान लो मैं ये कहूं कि A से B रिएक्शन चल रही है, अगर A से B में सफिशिएंट एनर्जी नहीं निकलेगी तो ADP के ऊपर जो फॉस्फेट जोड़ना चाहते हैं वो नहीं जुड़ेगा। मतलब सबस्ट्रेट लेवल पे यदि ATP बनाना है तो उस रिएक्शन में सफिशिएंट एनर्जी निकलनी चाहिए। अगर वो एनर्जी नहीं निकलेगी तो नहीं बनेगा। सो बेटर इज दैट कि सफिशिएंट एनर्जी निकले। अब कई बार सफिशिएंट एनर्जी नहीं बन पाती उस रिएक्शन स्टेप में, तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा। इन केसेस के अंदर जो कैटाबोलिज्म होती है कंपाउंड की इज लिंक्ड टू आयन पंप दैट एस्टैब्लिश ए प्रोटीन मोटिव फोर्स और सोडियम मोटिव फोर्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। देखो जो नॉर्मल ETS चलती है ना, उस ETS के अंदर भी यही होता है। वहां पर भी प्रोटॉन पंप है जो ATP सिंथेज के रूप में काम करता है। यहां आयन पंप है, और अल्टीमेटली वही या तो प्रोटीन मोटिफ बनेगा या सोडियम का मोटिफ बनेगा। तो कोई बात नहीं, वो अलग बात है कि क्या बन रहा है। एग्जाम्पल ऑफ दिस इंक्लूड, इंपॉर्टेंट है, ऐसे कौन से फर्मेंटेशन या फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया हैं जो कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नहीं करते। तो इसमें आपका एग्जाम्पल आएगा प्रोपियोनिजीनियम मोडेस्ट्रम, ये नहीं करता। एंड ये तो सक्सीनेट का करेगा, और एक ऑक्सिलेट का भी होता है ऑक्सिलोबैक्टर फॉर्मिजीन्स। सी, ये दोनों आपको दे दिए। इसमें क्या हो रहा है कि सक्सीनेट से प्रोपियोनेट बनेगा, ठीक है, और ये प्रोपियोनेट जब बाहर जाएगा तो इसके साथ में सोडियम भी बाहर जाएगा। ये सिम्पोर्टर है, सोडियम और प्रोपियोनेट का सिम्पोर्टर। जब सोडियम अपनी डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नीचे आएगा, अंदर आएगा, तो वापस से ATP बन जाएगा।
ये कहानी किसकी है? ये कहानी है प्रोपियोनेट की, सक्सीनेट की, जहां सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन देखो नहीं हो रहा। दूसरी बात आएगी फॉर्मेट की। देखो सबसे पहले ऑक्सिलेट है, 1 नंबर। ऑक्सिलेट से फॉर्मेट बनता है। फॉर्मेट जो है वो बाहर जाता है तो और ऑक्सिलेट अंदर आते हैं, और इसी दौरान यहां पे एटीपीएज है, प्रोटॉन पंप है। ये जब चलता है तो अंदर की साइड में एटीपी बन जाती है। तो फॉर्मेट और इसका देख लीजिए, ऑक्सिलेट एंड फॉर्मेट का। Certain fermentation yield insufficient energy to synthesize ATP। अच्छा ये आ गया, जो स्लाइड है वो पीछे वाली स्लाइड थी वही है, रिपीट हो रही है। तो ये है हमारे पास में फर्मेंटेशन के बारे में सारी बातें। अब मैंने आपको जानबूझ के फर्मेंटर और उसकी जो टेक्निक है, कैसे चलता है, वो नहीं बताई है, क्योंकि आज तक एग्जाम में आई नहीं है। जबरदस्ती भी क्यों उलझना है उसके अंदर। अपन माइक्रोबियल फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। देखो माइक्रोबियल फिजियोलॉजी में मैंने कुछ चीजें हैं वो सेल बायोलॉजी में भी बताई है। नो डाउट मैं यहाँ भी जरूरत के अनुसार फिर से सारी चीजें बताऊंगा। यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट होने वाली है, बहुत सारी चीजें हैं वो याद करने वाली है, तो आप उनको नेग्लेक्ट हर चीज को ना करें। तो देखते हैं माइक्रोबियल फिजियोलॉजी। कुछ माइक्रोबियल जेनेरा है यहाँ पे जिनके इंडस्ट्रियल रोल्स है। जैसे ये आर्की बैक्टीरिया है, ये इंडस्ट्री में काम आते हैं। मीथेनोबैक्टीरियम का नाम सुना होगा, मीथेन बायोगैस प्रोडक्शन में काम आता है। मीथेनोकोकस सेम, पायरोकोकस, सल्फोबोलस। ये लिस्ट मैंने आपको क्यों दी है? आपको ये बैक्टीरिया में जितने नाम याद हो सके कर लेना। अगर आप कोई असिस्टेंट प्रोफेसर टाइप एग्जाम दे रहे हैं, स्कूल ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं, मतलब नेट एग्जाम छोड़ के कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है। दूसरा, उसके बाद में यदि आपको ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया कुछ पता है तो कई बार कुछ और कॉन्सेप्ट भी लग जाते हैं। जैसे एक एंटीबायोटिक है, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर काम करती है, तो हो सकता है आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का नाम याद हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया में काम करती है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये देख लेना। ये लिस्ट देने का पर्पज यही है कि आप इन बैक्टीरिया के नाम थोड़े से देख लो, याद कर लो, अच्छा रहेगा। फिलामेंटस फंजाई कौन से हैं, यीस्ट कौन से हैं, ये तो जैसे जैसे टॉपिक आएगा वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा। थोड़ा बहुत पहले का यदि पढ़ा होगा तो हो जाता है, ज्यादा जरूरी नहीं है। अब अपन बात करते हैं दूसरी चीजों की जो थोड़ा सीरियसली करनी है अपने को। देखो माइक्रोबियल ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन में आपको ये करना है कि माइक्रोब्स के पास में न्यूट्रिशन कहाँ से आता है। जैसे अपन पढ़ते हैं ना कि प्लांट है वो अपनी फोटोसिंथेसिस खुद कर लेते हैं, माइक्रोब्स का क्या सीन है भाई? वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोब्स को न्यूट्रिशन लेने के आधार पे 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। Microorganisms have evolved a wide range of mechanisms they gain energy, essentially divided into 2 categories। essentially 2 कैटेगरी के अंदर इनको डिवाइड किया जाता है। पहले होते हैं कीमोट्रॉप्स। कीमोट्रॉप्स वो हैं जो अपनी एनर्जी किसी केमिकल से लेते हैं। दे एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक से ले या इनऑर्गेनिक से ले, लेकिन किसी केमिकल से लेते हैं। दूसरे हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो मींस लाइट, जो अपनी एनर्जी लाइट से लेते हैं। तो पहला डिफरेंस तो ये क्लियर करिए आप कि कीमोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ में क्या डिफरेंस है।
केमिकल से एनर्जी लेगा तो कीमोट्रॉफ होगा, और लाइट से लेगा तो फोटोट्रॉफ होगा। अब जो कीमोट्रॉफ्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। कीमोट्रॉफ्स दो टाइप के हैं। एक तो होते हैं ऑर्गेनोट्रॉफ। ऑर्गेनोट्रॉफ वो हैं जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से एनर्जी लेते हैं, जैसे शुगर हो गया, कोई डेड ऑर्गेनिक मैटर हो गया वो। और दूसरे होते हैं लिथोट्रॉप। वैसे लिथो का मतलब होता है चट्टान, चट्टान के अंदर इनऑर्गेनिक मैटर भरा रहता है। तो लिथोट्रॉफ वो है जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिड्यूस करके एनर्जी लेते हैं। माइक्रोब्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है कीमोट्रॉफ, एक होता है फोटोट्रॉफ। कीमोट्रॉफ केमिकल से एनर्जी लेगा, फोटोट्रॉफ लाइट से लेगा। कीमोट्रॉफ दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनोट्रॉफ ऑर्गेनिक मैटर से, लिथोट्रॉफ इनऑर्गेनिक मैटर से। अब यहां से एक और चीज, यदि ऑर्गेनिक मैटर है तो उसे ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा तब एनर्जी मिलेगी। जैसे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो ग्लाइकोलाइसिस चलती है। ऑर्गेनिक मैटर के ऑक्सीडेशन से ही एनर्जी मिलती है, क्योंकि उसे रिड्यूस कर करके बनाया गया है, मतलब उसमें एनर्जी डाल डाल के बनाया गया है, तो अब उसे वापस एनर्जी निकालनी है तो ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। और जो लिथोट्रॉफ्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस करके एनर्जी देते हैं, मतलब इनऑर्गेनिक मैटर को रिड्यूस करेंगे तो उनको एनर्जी मिलेगी। देन नेक्स्ट कार्बन न्यूट्रिशन है, वो दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाएगा। एक तो ऑटोट्रॉप्स जो अपना फूड खुद बनाए, और वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो CO2 को लेकर के अपना फूड खुद बनाते हैं। दूसरे होते हैं हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स क्या है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेते हैं। तो वो हो गए हाइड्रोकार्बन हो सकता है, कोई लिपिड का डिकम्पोजिशन करता है, मतलब डिकम्पोजर्स है ये। हेट्रोट्रॉप्स आर डिकम्पोजर्स, और ऑटोट्रॉप्स हैं जो फोटोसिंथेसिस वाले। तो कार्बन के दो सोर्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के पास में, एक CO2, ये काम फोटोट्रॉप्स कर सकते हैं, दूसरे हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स में कीमोट्रॉप्स भी आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट देखो, कुछ ऐसे ही आपके सामने माइक्रोब्स वगैरह के नाम दे रखे हैं। जैसे कीमोट्रॉफ है, ये एनर्जी केमिकल से लेते हैं। फोटोट्रॉफ है, ये एनर्जी लाइट से लेते हैं। अब जो कीमोट्रॉफ है वो एक तो होते हैं ऑर्गेनोट्रॉफ, एक होते हैं लिथोट्रॉफ। फोटोट्रॉप्स हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉप्स, और ये कीमोट्रॉप्स हैं, यही कीमोट्रॉप्स हैं वो हेट्रोट्रॉफ भी इनको बोल सकते हैं। बोलने का तरीका अलग अलग है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। देन एक और चीज बताता हूं, ध्यान से देखना, एक वर्ड है जो आगे भी आपको आएगा बायोटेक्नोलॉजी में काम, टूल्स एंड टेक्निक्स में, कल्चर मीडिया में, कई जगह काम आता है, प्रोटोट्रॉप्स। प्रोटोट्रॉप्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स, फंजाई, जो कि मिनिमल मीडिया के ऊपर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। यहां पे नाम आया मिनिमल मीडिया। मतलब क्या है, जैसे मान लो कि मैं एक कल्चर प्लेट लेता हूं, और ये जो कल्चर प्लेट है इसके अंदर बेसिक न्यूट्रिएंट्स है। बेसिक न्यूट्रिएंट्स, और सिंपल शब्दों में मैं आपको बोलना चाहूं तो ये बोल सकता हूं कि इस कल्चर मीडिया में सिर्फ वो चीजें हैं जिनसे नॉर्मली जिंदा रहा जा सकता है। अगर कोई माइक्रोब ऐसे मीडिया के ऊपर आसानी से रह सकता है जिसमें कोई विशेष चीज नहीं है, तो उसे बोलते हैं प्रोटोट्रॉफ। एक होते हैं ऑक्सोट्रॉफ। ऑक्सोट्रॉफ वो होते हैं जिनको जिंदा रहने के लिए बेसिक चीजों के अलावा कुछ और स्पेशल चीज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं, हालांकि ये बहुत ज्यादा सही नहीं है। ठीक है, मैं ये कहूं कि मुझे सिर्फ बेसिक 2 टाइम का खाना दे दो, मैं जिंदा रह लूंगा।
तो इसका मतलब मैं प्रोटोट्रॉफ हूं। मिनिमल मीडियम का मतलब कि मिनिमम जो चाहिए उतना ही दे दो, मुझे 2 टाइम का खाना दे देना, पानी दे देना, मैं जिंदा रह लूंगा। अब यदि मैं ये कहूं कि नहीं, खाना पानी तो दोगे ही दोगे, उसके अलावा स्पेशली मुझे फ्रूट और चाहिए वरना मैं मर जाऊंगा। नॉर्मल तो चाहिए ही चाहिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट के बाद भी एक एडिशनल रिक्वायरमेंट मुझे और चाहिए, वो नहीं मिली तो मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, तो मैं ऑक्सोट्रॉफ हूं। तो बैक्टीरिया, कई सारे बैक्टीरिया ही नहीं, मतलब माइक्रोब्स है, फंजाई भी है इस कैटेगरी के अंदर। ये कई सारे ऐसे होते हैं जिनको बेसिक मीडिया के अलावा कोई स्पेशल, वो स्पेशल कुछ भी हो सकता है, वो कोई प्रोटीन हो सकता है, वो कोई अमाइनो एसिड हो सकता है, वो कोई लिपिड, फैट, विटामिन, कुछ भी हो सकता है, बट वो एडिशन में चाहिए। नॉर्मल कार्बन सोर्स और उनसे काम नहीं चलेगा, तो उन्हें बोलते हैं ऑक्सोट्रॉफ। ये चीज याद कर लेना, ये एग्जाम में मतलब ये टर्म बार बार आएगा। माइक्रोब्स की ग्रोथ काइनेटिक्स देखते हैं। माइक्रोब्स की ग्रोथ काइनेटिक्स है वो मैंने उसमें बता रखी है सेल बायोलॉजी के अंदर, फिर भी कोई बात नहीं। देखो, माइक्रोब्स की ग्रोथ 2 टाइप की होती है। ग्रोथ एक तो होता है इंक्रीज इन सेल्यूलर कंपोनेंट, यानी कि एक तो है इंक्रीज इन नंबर, और वो होगा सेल डिवीजन से, नंबर बढ़ रहा है, वो भी ग्रोथ मानी जाती है। दूसरा जो है वो ग्रोथ होती है विदाउट सेल डिवीजन, यानी कि जब सेल्स हैं वो स्टोरेज कंपाउंड बनाए, जैसे कोई ग्लाइकोजन हो गया, पॉली बीटा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट हो गया, यानी सेल है उसका नंबर नहीं बढ़ा, लेकिन सेल ने कोई तो प्रोडक्ट बनाया जिससे उसकी साइज बढ़ गई, यानी बायोमास इंक्रीज हुआ, इसको भी ग्रोथ माना जाएगा, बायोमास इंक्रीज। तो सेल ग्रोथ 2 टाइप की होती है। पहली ग्रोथ जिसमें नंबर बढ़े, सेल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 हो गई। या सेल है वो कुछ सिंथेसाइज करे अपनी बॉडी में और उसको सिंथेसाइज कर करके वो क्या बनाए, कुछ भी प्रोडक्ट बनाए और उसकी साइज बढ़ जाए, उसको भी ग्रोथ बोलते हैं। तो सेल की ग्रोथ या माइक्रोब्स की ग्रोथ दोनों टाइप की होती है। अब बैच ग्रोथ देखिए, बैच ग्रोथ का मतलब होता है ग्रुप। बैच जैसे अपन बोलते हैं ना, ये एक बैच बन गया, बैच का मतलब कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप बन गया। बैच ग्रोथ का मतलब जब आप कोई सस्पेंशन के अंदर या कोई कल्चर मीडिया के अंदर पेट्री डिश में कोई बैक्टीरिया वगैरह लेते हैं या माइक्रोब्स लेते हैं, तो वो एज ग्रुप कितनी ग्रोथ करते हैं, ये ग्राफ आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख रखा होगा। अब मैं जो आपको समझाने वाला हूं वो आप समझिए। बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो 3 स्टेजेस में होती है। एक होती है लैग फेज। इस लैग फेज के अंदर बैक्टीरिया खुद को प्रिपेयर करता है, बैक्टीरिया एडजस्ट करता है उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो उसे नया नया मिला है। आपने बैक्टीरिया को पकड़ के उसमें डाल दिया कल्चर मीडिया के अंदर, वो चीज उसके लिए नई है, तो वो अपने आप को वहां एडजस्ट करेगा। एक बार एडजस्ट कर ले तो एक्सीलरेशन फेज, अब वो ग्रोथ करेगा, बहुत बढ़िया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा। फिर उसके बाद में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आता है, डिक्लेरेशन फेज आती है, स्टेशनरी फेज आती है और डेथ फेज आती है। अभी आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। जैसे देखो, मान लो हमने टाइम के साथ में बैक्टीरिया का लिया, हमने कुछ बैक्टीरिया डाला तो बैक्टीरिया एडजस्ट हो रहे हैं। जब तक बैक्टीरिया एडजस्ट हो रहे हैं नंबर में इंक्रीज नहीं होता है, इसलिए ये ग्राफ इतना से दूर में सीधा का सीधा है, सीधा है। उसके बाद में बैक्टीरिया को अचानक से एक्सीलरेशन मिलेगा, कि जैसे गाड़ी के एक्सीलरेटर पे पैर रख दिया, जैसे ही एक्सीलरेशन मिला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होनी स्टार्ट होगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब यहां एक टर्म लिखा है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब ये नहीं है
कि एकदम डाउन आ गई। डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि जिस स्पीड से ग्रोथ हो रही थी अब वो स्पीड रुकने वाली है। आप लोगों ने एक चीज नोट करी होगी, जैसे आप बाइक चलाते हैं या आप कार चलाते हैं, आपने बहुत स्पीड के अंदर बाइक या कार चलाई है। अब अगर आप उसका एक्सीलरेटर छोड़ दें, ब्रेक नहीं दबाया, एक्सीलरेटर छोड़ दिया, तो इसका मतलब गाड़ी अभी भी चल तो फास्ट रही है काफी। कई बार ऐसे होता है ना, बहुत अपन बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं और एकदम सीधी रोड है, अपन जहां अपने को पहुंचना होता है वहीं से पहले ही अपन चाबी बंद कर देते हैं। हमको पता है कि हमने इतना एक्सीलरेशन दे दिया था कि अब बंद भी कर दिया तो वहां तक तो गाड़ी पहुंची जाएगी। इस डिक्लेरेशन का मतलब है कि ग्रोथ जो है वो अब एक्सेलरेशन के बेसिस पे नहीं हो रही है। थोड़ी देर बाद में स्टेशनरी फेज आ जाएगी और उसके बाद में डेथ आनी चालू हो जाती है। इस ग्रोथ कर्व के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट को बोलते हैं ट्रोफोफेज, और ट्रोफोफेज होती है अप टू डिक्लेरेशन। आगे की फेज होती है उसे बोलते हैं आइडियोफेज। ये याद करो, दोनों में क्या डिफरेंस है। ट्रोफोफेज वो फेज है जब बैक्टीरिया अपने लिए, अपनी जरूरत के लिए मेटाबोलाइट्स बनाता है। इन्हें बोलते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? ऐसे मेटाबोलाइट्स जो नेसेसरी होते हैं और सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। जो सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन के लिए नेसेसरी होते हैं उन्हें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। अब जब ये ट्रोफोफेज गुजर जाती है, बैक्टीरिया अपनी स्टेशनरी फेज में, जैसे क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कौन से होते हैं? जैसे अमाइनो एसिड हो गई, जैसे शुगर हो गया, जैसे लिपिड हो गए, जैसे प्रोटीन हो गए, है ना, इनको बोलते हैं प्राइमरी, क्योंकि ये तो जिंदा रहने के लिए चाहिए। जब ये फेज निकल जाती है तो आइडियो फेज आती है। आइडियो फेज में बनाती हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट हर एक माइक्रोब नहीं बनाता, इसलिए लिखा हुआ है ओनली ऑब्जर्व्ड इन सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओनली ऑब्जर्व्ड इन सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। स्टेशनरी फेज के अंदर या आइडियो फेज के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर not necessary for सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। ये सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी नहीं है। तो फिर आप बोलोगे बन क्यों रहे हैं? फिर बन इसलिए रहे हैं क्योंकि इनके जीन प्रेजेंट है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह बनती हैं, ये सेकेंडरी की कैटेगरी में है। आप बताओ, पेनिसिलियम है, फंजाई पेनिसिलिन, पेनिसिलियम पेनिसिलिन बनाता है, ठीक है। उस फंजाई के क्या काम की एंटीबायोटिक? उसको कौन सा बुखार हो रहा है, वो बन रही है उसकी बॉडी में, बट काम की तो नहीं है। अच्छा, एक बेसिक सी चीज ये भी सोचो कि जो प्राइमरी मेटाबोलाइट होगा ना, जैसे अमाइनो एसिड है, प्रोटीन है, ये तो काम की चीज है ना बैक्टीरिया के लिए। तो बैक्टीरिया प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को क्या करेगा? एक्यूमुलेट। बैक्टीरिया एक्यूमुलेट करेगा। और जो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ना, दे आर सीक्रेटेड आउट। बाहर फेंक देगा बैक्टीरिया, क्योंकि इसके काम के ही नहीं है, ये बस बन रहे हैं। वो नेचर में ऐसा ही चल रहा है, उनके पास में जीन है अभी भी, तो वो बन रहे हैं, बाकी ये काम का थोड़ी है उसके लिए। तो ये क्या करेंगे? सीक्रेट आउट कर देंगे। अब आपको एग्जाम में दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज,
कौन सा मेटाबोलाइट कब बन रहा है, प्राइमरी मेटाबोलाइट कब बन रहा है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट कब बन रहा है, आपके सामने है एक चीज। दूसरी चीज, अभी ये तो थोड़ा सा लिखने का बात है, बाकी वही है, जैसे लैग फेज में नो ग्रोथ और माइक्रोबियल पॉपुलेशन रिलेटिवली कांस्टेंट होती है। Once cells adapted to their new environment, they enter acceleration phase. उसके बाद में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आती है, या तो नंबर बढ़ता है या बायोमास बढ़ता है। मैंने अभी बताया आपको कि दोनों तरीके से जो है वो ग्रोथ मानी जाती है। एक होती है डाइऑक्सिक ग्रोथ। डाइऑक्सिक ग्रोथ का मतलब क्या है? डाइऑक्सिक का मतलब है जब एक माइक्रोब को दो अलग अलग सोर्स दिए जाएं सरवाइव करने के लिए, तो वो दो बार खुद को एडजस्ट करता है, यानी कि 2 times एडजस्टमेंट या लैग फेज। दो टाइम की जो एडजस्टमेंट की फेज आती है तो उसे डाइऑक्सिक ग्रोथ कहते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब दो अलग अलग फेज दी जाए। अब इसमें आपको बहुत अच्छे से काम की चीज समझनी है। क्या काम की चीज समझनी है? हमने यहां पे ग्लूकोज और लैक्टोज दो दिया। ग्लूकोज जो है वो प्रिफरेबल सोर्स है, तो इसको बैक्टीरिया पहले कंज्यूम करेगा, पहले कंज्यूम करेगा। देखो जाहिर सी बात है कि आपके सामने मान लो कि दो तरीके की सब्जी रखी है ना, और कंडीशन ये है कि खानी दोनों ही पड़ेगी, तो आप पहले वही खाओगे जो आपको पसंद है, उसके बाद में दूसरी खाओगे कि चलो भाई ये भी खत्म करनी है। हाँ, अब ये हमारे केस में अलग है। अपन क्या करते हैं, अपन पहले वो खाएंगे जो अपने को कम पसंद है, क्योंकि अपने को मुंह का स्वाद नहीं बिगाड़ना ना। अपन पहले वो खा लेंगे जो अपने को नहीं पसंद है, फिर अपन मजे से वो खाएंगे जो अपने को पसंद है। वेल, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पहले बैक्टीरिया या माइक्रोब या कोई भी, मान लो हम भी, अगर हम ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों लेते हैं तो अपनी सेल पहले ग्लूकोज को प्रीफर करेगी, क्योंकि वो मेन सोर्स है। लैक्टोज को बाद में कन्वर्ट कर कुरा के किया जाएगा, बट मेनली पहले ग्लूकोज खत्म करेंगे। तो बैक्टीरिया पहले तो ग्लूकोज के लिए एडजस्ट करेगा। जब वो ग्लूकोज के लिए एडजस्ट कर चुका होगा और वो अपनी एक्सीलरेशन एक्सपोनेंशियल में पहुंचेगा, ग्लूकोज खत्म हो जाएगा, तो लैक्टोज के लिए एडजस्ट करेगा, फिर लैक्टोज के लिए भी। तो देखो, जैसे पहले यहां छोटी सी लैग फेज, और ये प्रॉपर लैग फेज नहीं है। प्रॉपर लैग फेज क्यों नहीं है? क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज के लिए तो पहले से तैयार रहता है। हर ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्लूकोज के लिए पहले से तैयार है, इसलिए ये बहुत ज्यादा अच्छी लैग फेज नहीं है, बट है। और देखो ये एक्सीलरेशन वो सब फेज आके स्टेशनरी। अब ये वाली जो लैग फेज है, सेकंड लैग फेज, कहने को ये भी लैग फेज है और ये भी लैग फेज है, बट ये लैक्टोज के लिए है। तो यहां से लेके यहां तक का जो ग्राफ है, दिस इज फॉर ग्लूकोज, फॉर ग्लूकोज, और ये वाला जो ग्राफ है, दिस इज फॉर लैक्टोज। दो बार लैग फेज आई है, दैट इज डाइऑक्सिक ग्रोथ। अब आपको यहां से एक ट्रिकी चीज समझनी है। ट्रिकी चीज क्या समझनी है? ट्रिकी चीज ये समझनी है कि इसमें एक ग्राफ है वो ऊपर भी जा रहा है, प्लस वो ऐसा लग रहा है जैसे कि ग्रोथ कर्व हो। तो जाहिर सी बात है कि ये तो हो गया ग्रोथ कर्व, है ना। यहां पे दो बार लैग फेज आ गई है, एक ये लैग फेज है, दिस इज फॉर लैक्टोज, और एक ये लैग फेज है, दिस इज फॉर ग्लूकोज। यहां पे ग्लूकोज यूज हो रहा है और यहां पे लैक्टोज यूज हो रहा है। तो ये पहचान लिया।
अब आपके पास में दो सोर्स है, दोनों डिक्लाइन तो होने हैं। एक तो तुरंत डिक्लाइन होना चालू कर रहा है और एक थोड़ी देर तक डिक्लाइन नहीं हुआ, जब दूसरा ग्राफ ऊपर चढ़ा तब ये नीचे उतरा। तो आपको ये भी पहचानना है कि कौन सा सोर्स क्या है। तो ये जो ग्राफ पहले नीचे आ रहा है ये ग्लूकोज का है, और ये दूसरी बार जो नीचे आ रहा है वो लैक्टोज का है। चीज समझ में आई कि नहीं आई? ये जरूर ध्यान रखना कि कौन सा, मतलब क्या पूछा जा सकता है। अब आपको ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ, मतलब मान लो कि मैं ऐसे दे दूं, दो ग्राफ ऐसे दे देता हूं, एक ग्राफ यहां से और एक ग्राफ यहां से। आपसे पूछेंगे बताओ कौन सा ग्राफ प्राइमरी मेटाबोलाइट का है, कौन सा सेकेंडरी। तो इतना तो आप समझ सकते हो कि भाई लगभग आधे के बाद में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनने चालू होते हैं, वो आईडीओ फेज के अंदर। तो ये जो ग्राफ है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट का है, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट का है। चीज समझनी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी आ जाएगा आराम से, ये ध्यान रखना। अब देखो, मैं बहुत सारे आपको टेबल्स वगैरह है वो आपको समझा देता हूं, आपसे जितना याद हो सके आप उतना करें, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो, एक क्वेश्चन के चक्कर में इतना ज्यादा याद करोगे, जितना याद करना चाहते हो 100% आपको उतना तो टाइम देना पड़ेगा, और इतना टाइम नहीं देना है। सो बेटर ये है कि आपकी कुछ चीजें पहले से मान लो पढ़ी हुई है तो उनको याद कर लो, कुछ चीजें आपको लग रहा है इंटरेस्टिंग है, दिमाग में अपने आप ही बैठ जाएगी, वो याद कर लो। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, कॉमन केमिकल एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मतलब जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स जो इन्फेक्शन को रोकते हैं, नॉन फूड प्रिजर्वेटिव है, और स्टेरिलेंट्स है। नॉन फूड प्रिजर्वेटिव का मतलब है कि वो फूड को प्रिजर्व नहीं करते हैं, और स्टेरिलेंट का मतलब ये हो गया कि जो स्टेरिलाइज करते हैं। अब जैसे केमिकल है, अल्कोहल में इथेनॉल है, आइसोप्रोपेनॉल है, फॉर्मेल्डिहाइड है, ये क्या करते हैं? अल्कोहल से वो डीनेचर करते हैं प्रोटीन को और सोल्यूबलाइज करते हैं लिपिड को। फॉर्मेल्डिहाइड क्या करता है? ये एमिनो ग्रुप के साथ, एसएच ग्रुप के साथ, सीओएच ग्रुप के साथ में हाईली रिएक्टिव है। क्या यूज आते हैं? आपसे पढ़ा जाए तो पढ़ लेना, नहीं तो मैं तो कहूंगा कोई दिक्कत नहीं है, कुछ चीजें छोड़ने की भी होती है, आप छोड़ सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। सिल्वर नाइट्रेट क्या काम आता है, मर्क्यूरेट क्लोराइड क्या काम आता है, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स क्या काम आते हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स है वो क्या काम आ रहे हैं, फिनोल, ऑर्थो, क्रिसोल, इनकी देखो कोई अंत तो है नहीं, है ना। आप एक बार गो थ्रो होना आराम आराम से, और ऐसा भी नहीं है कि एक ही दिन में सारा पढ़ो, अगर नहीं हो रहा है तो एक काम करो, इसको, इस यूनिट को थोड़ा थोड़ा पढ़ो और पीछे की यूनिट को ही रिवीजन में चालू कर दो, तो बैलेंस हो जाएगा, और जितना कर सको उतना ठीक है। कॉमन फूड प्रिजर्वेटिव एंड देयर यूज, फूड्स में कौन कौन से प्रिजर्वेटिव डालते हैं? जैसे एसिटिक एसिड है, सिरका है, ये सिरका तो आपको पता ही है, डालते हैं, यूज करते हैं अपन, सिरका अचार में भी डालते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स, सॉरी फूड्स होते हैं जिनके अंदर सिरका डाल के उनको प्रिजर्व करके रखते हैं, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। बैक्ड जो गुड्स हैं उनमें काम में आता है, ठीक है। बेंजोइक एसिड है, बेंजोएट है, पैराबीन्स है, लैक्टिक एसिड है, निसिन है, ये सारे के सारे फूड प्रिजर्वेटिव्स है। हाँ, क्या पता यही पूछ ले एग्जाम में कि भाई चार केमिकल के नाम दे दे और उनकी नेचर पूछ ले कि ये केमिकल क्या है, कोई एंटीबायोटिक होगा, कोई फूड प्रिजर्वेटिव होगा। ये ग्राफ देखिए आप, आपको यहाँ पे प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का अंतर समझाया हुआ है। ये प्राइमरी मेटाबोलाइट का है, ये सेकेंडरी
मेटाबोलाइट का है। क्या सीन है देखो, कोई सबस्ट्रेट डाला तो जाहिर सी बात है वो सबस्ट्रेट तो खत्म होगा, ऐसे करके। आपको ये दिख रहा है कि एक ग्राफ ऐसा है जो कि थोड़ा सा चेंज नहीं हो रहा है, ये लेग फेज सी लग रही है। बात ये है कि भाई ऐसा ही कुछ एक और ग्राफ भी है, ये दोनों ग्राफ ऊपर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एक ग्राफ तो या तो सेल नंबर हो सकता है बैक्टीरिया का, या सेल मास हो सकता है, और दूसरा ग्राफ है वो प्राइमरी मेटाबोलाइट का है। चूंकि ये प्राइमरी मेटाबोलाइट का है, क्यों है, उसके पीछे का रीजन है कि ये जल्दी ही शुरू हो गया। सेकेंडरी मेटाबोलाइट वाला देखो इस पॉइंट के बाद में ऊपर जा रहा है, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट है वो जल्दी शुरू हो गया, तो डेफिनेटली ये प्राइमरी मेटाबोलाइट का ग्राफ है। आपको अब ये पहचानना है यहां से कि कौन सा तो जो ग्राफ है वो आएगा सेल ग्रोथ का, या सेल नंबर का, या सेल मास का, और कौन सा मेटाबोलाइट का आएगा। जो डाउन आता है वो तो सबस्ट्रेट ही है, खत्म तो कौन होगा, सबस्ट्रेट खत्म होगा ना। बढ़ेगा क्या, सेल नंबर या सेल मास, मतलब ग्रोथ बढ़ेगी, और दूसरा प्राइमरी मेटाबोलाइट। तो अब उसमें आपको यहां से पहचानना है, आप ये देखो कि सेल का जो नंबर है वो कम होने लग गया, लेकिन जो केमिकल है वो बढ़ कैसे रहा है। अभी अभी मैंने एक चीज बताई कि जो प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट है वो सीक्रेट होते हैं। इस चीज को आप दिमाग में फिट कर लो। जो ग्राफ, अब ये तो तय हो गया ना कि ये दोनों ग्राफ किसके हैं, पर अब कैसे पहचानोगे कि कौन सा प्राइमरी मेटाबोलाइट का है, कौन सा सेल का है। तो भैया सेल तो टाइम के साथ में कम होगी, बट जो ग्राफ थोड़ा और ऊपर जा रहा है वो केमिकल ही है जो कि एक्यूमुलेट हो गए थे, इसलिए अब वो सेल से भी ज्यादा है। समझ में आया। फिर देखो दूसरा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट के लिए सबस्ट्रेट तो देखो कम होना ही होना है, उसकी तो कोई वो है नहीं। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का ग्राफ, काफी समय तक तो कोई सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं बन रहे हैं ऐसे मान लो, और फिर बाद में जो ऊपर जाए वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। अब वापस वही बात है कि ये दोनों ग्राफ ऊपर जा रहे हैं, आप ये कैसे पहचानोगे कि कौन सा वाला तो सेल का नंबर या मास का है और कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट। आपको पता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर सीक्रेटेड आउट। जब वो सीक्रेटेड आउट होंगे तो उनका ग्राफ नीचे रहेगा सेल नंबर से या सेल मास से। ये ट्रिक है पहचानने की, आपको एग्जाम में हेल्प कर सकती है। तो ये हुआ हमारे पास सिंपल केस। नेक्स्ट देखो, some metabolic pathways there are involved, these are involved in production of secondary metabolites। फिर वही बात है, जितना याद कर सको उतना अच्छा है। अच्छा एक चीज और है, आप ये ना सोचें कि भाई ये तो यूनिट 12 का मैटर है तो हम इतना क्यों पढ़े। हो सकता है कुछ नाम आपने इधर उधर पढ़ रखे हो। इर्गट एल्केलॉइड्स है, तो इर्गेट एल्केलॉइड से आप प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हो, ये अमाइनो एसिड आइसोप्रेनोइड से बनते हैं। ग्रेसियोफुल्विन है, ग्रेसियोफुल्विन आप बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो। जिब्रेलिक एसिड आप कहीं ना कहीं पढ़ते हो, गैलिक एसिड प्लांट फिजियो में पढ़ते हो, कॉजिक एसिड पढ़ते हो, बीटा लैक्टीन्स पेनिसिलिन वगैरह पढ़ते हो। पेनिसिलिन है वो डी सिस्टीन और एल वेलिन का बना होता है। ये चीजें तो पूछी जा सकती है। कुछ एग्जाम्पल्स है जो इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट है एंड देयर प्रोडक्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंपॉर्टेंट।
जैसे एग्रीकल्चरल एड्स में जिब्रेलिक एसिड आता है और वो फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी से, ये नाम पता ही है प्लांट फिजियो से। एनाल्जेसिक्स के अंदर इर्गेट है, इर्गेट क्लेविसेप्स परपुरिया से बनता है, इर्गेट एल्केलॉइड है, वो क्लेविसेप्स परपुरिया से बनता है। ये बॉटनी वाले जानते होंगे, फंजाई के अंदर काफी अच्छा नाम है ये। एंटीबायोटिक्स में देखो कि कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स और उनके क्या क्या सोर्स है, यू मस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। एंटी कैंसरस ड्रग है, ये एंटी कैंसरस ड्रग्स में कौन कौन सा याद कर सकते हो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हेलुसिनोजन के अंदर लिसर्जिक एसिड है, क्लेविसेप्स पेस्पेली, ये लिसर्जिक एसिड तो याद रखना थोड़ा सा, एलएसडी जिसको अपन बोलते हैं। फिर इम्यूनोसप्रेसेंट है साइक्लोस्पोरिन, ये एक फंजाई है, टोलिपोक्लेडियम इन्फेक्टम। पिगमेंट्स में कैरोटिनोइड्स किससे बनते हैं, छोड़ दो, प्लास्टिक टॉक्सिन्स वगैरह छोड़ दो, अल्सर टॉक्सिन्स मत छोड़ना भाई, डिप्थेरिया टॉक्सिन है, टिटनस टॉक्सिन है, ये बैक्टीरिया के नाम भी हैं इनमें, तो कुल मिलाकर के पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन प्रोडक्ट एंड देयर प्रोड्यूसर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ब्रेड, बियर, वाइन, ये किससे बनते हैं, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से बनते हैं, सॉरी, ब्रेड, बियर, वाइन है, ये बनते हैं आपके सैक्रोमाइसिस सर्विसी से। हाँ, चीज और डेयरी प्रोडक्ट, जहां दूध का आपको कुछ दिखे तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वहां हो सकता है। और फिर राइपनिंग ऑफ ब्लू एंड कैमेम्बर टाइप चीज, ये पेनिसिलियम स्पीसीज है, जो मैंने बताया था ना, पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टी। फिर उसके बाद में फर्मेंटेड मीट एंड वेजिटेबल्स, मशरूम्स है, सोया सॉस है, टोफू, सोयाबीन कर्ड, विनेगर किससे बनता है। अब जिब्रेलिन्स है, वो किससे बनते हैं, फंगीसाइड्स किससे बनते हैं, इंसेक्टिसाइड्स है, ये देखो सारे के सारे याद तो करने पड़ेंगे, क्या पता क्या पूछ ले। और एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलूंगा कि भाई बहुत ज्यादा फंसने का कोई फायदा भी नहीं है। एंजाइम्स में याद जरूर करें आप, अल्फा माइलेज किससे बनता मिलता है, जो बीटा माइलेज है ये किससे मिलता है, सेल्यूलेज किससे बनेगा, लाइपेज, पैक्टिनेज, प्रोटीएज, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर काफी ज्यादा काम में आते हैं। फ्यूल्स और केमिकल, फ्यूल्स के हिसाब से कौन कौन से हैं, ऑर्गेनिक एसिड में सिट्रिक एसिड का काफी बार पूछा जाता है, एस्परजिलस नाइगर है, और फ्यूमेरिक एसिड पूछ लेते हैं, कॉजिक एसिड पूछ लेते हैं, तो ये सारे के सारे कुछ नाम हैं। तो ये हो गए हमारे पास में केमिकल्स। आगे बात करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स की कैटेगरी के अंदर भी काफी सारे नाम हैं, हॉर्मोन्स भी हैं, कम से कम ये तो याद करें, जैसे इंसुलिन है कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, वैक्सीन्स हैं वो कौन कौन सी, कैसे, विटामिन्स दे कुड बी इम्पोर्टेंट। तो ये हैं अपने पास में कुछ एग्जाम्पल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, और वो क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उन्हें ग्रास बोलते हैं, जनरली रिगार्डेड एज सेफ। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो सेफ कैटेगरी के हैं, जनरली रिगार्डेड एज सेफ। तो बैक्टीरिया के अंदर कौन कौन से सेफ है, ऑब्वियसली बात है फॉर ह्यूमन बीइंग, बेसिलस सब्टिलिस है, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस है, लैक्टोकोकस है, लैक्टिस है, ये सारे के सारे आप धीरे धीरे आराम से ये नाम पढ़ें, आपको जो सही लग रहा है, जितना लग रहा है उस पर ध्यान दें आप। फर्मेंटेशन मीडिया जब अपन बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है लेटेस्ट में, फिर से आ सकता है। जब हम फर्मेंटेशन मीडिया बनाते हैं तो फर्मेंटेशन मीडिया के अंदर कार्बन के, नाइट्रोजन के, इनके सोर्स क्या होते हैं, ये चीज पूछी थी। सबसे पहले बात करते हैं कार्बन सोर्स के बारे में। देखो जो कार्बन का सोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या है, कार्बन कितना ग्राम लिया जाता है, और बायोमास प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय कार्बन सबस्ट्रेट यूटिलाइज्ड, कितना कार्बन यूटिलाइज किया और उसमें से कितना बायोमास प्रोड्यूस किया,
ऐसी कुछ बात अपन ने इकोलॉजी के अंदर एफिशिएंसीज के अंदर पढ़ रखी है, बट खैर ये वहां रिलेट ना करे। कार्बन का जो मेन और सबसे कॉमन सोर्स है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, ट्रेडिशनल है, सबसे कॉमन है। ग्लूकोज यूज किया जा सकता है बट डायरेक्टली ग्लूकोज यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो थोड़ा खतरनाक होता है, और दूसरी बात उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ग्लूकोज को यूज ना करके अपन कोई और तरीके के सोर्सेज है कार्बन के, वो यूज कर सकते हैं। जैसे मोलासेज है। मोलासेज आप सिंपल भाषा में ये समझिए कि जब गन्ने से गुड़ बनाया जाता है या चीनी बनाई जाती है तो एक बाई प्रोडक्ट बनता है। शुगर केन से जब चीनी बनती है या शुगर बीट से जब चीनी बनती है तो उसमें बाई प्रोडक्ट बनता है, उसे मोलासेस कहते हैं। मोलासेस कार्बन का सोर्स है, ये एग्जाम में पूछा था। इसके अलावा सल्फेट वेस्ट लिकर आती है, सल्फाइट वेस्ट लिकर, ये कार्बन का सोर्स होती है। नाइट्रोजन के सोर्स में क्या क्या आएगा? देखो नाइट्रोजन तो है सीधा सीधा अमाइनो एसिड से मिलेगा आपको अच्छे से, तो नाइट्रोजन का सोर्स है वो अमाइनो एसिड है। अब डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं। हाँ, प्रोटीन यूरिया भी एज नाइट्रोजन सोर्स लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा था, उसके अंदर यूरिडीज बनती है, तो यूरिया से रिलेटेड है वो। नाइट्रोजन है वो ऑफन सप्लाई किया जाता है क्रूड फॉर्म्स के अंदर, यानी कि जो कच्चा नाइट्रोजन है उसके फॉर्म्स में। नाइट्रोजन के सोर्स क्या है? कॉर्न स्टीप लिकर, यीस्ट एक्सट्रैक्ट और पेप्टोन्स, सोया मील। आई थिंक ये नाइट्रोजन वाला तो आप इजीली समझ जाओगे, है ना। नेक्स्ट, मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे? देखो बेसिकली जो मिनरल्स हैं वो पानी से भी मिल जाते हैं। जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसके अंदर कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक एटसेट्रा एटसेट्रा ये प्रेजेंट होते हैं। और अगर इम्प्योरिटीज है इन अदर मीडिया ग्रेडियंट्स तो वहां से भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं कुछ माइक्रोबियल एंजाइम्स के बारे में, जिनका क्या सोर्स और क्या यूज है। आप चाहो तो इसी नंबर याद मत करना, बट एटलीस्ट एंजाइम और एंजाइम के सोर्स हैं वो याद करना। अल्फा अमाइलेज कहाँ से मिलता है? एस्परजिलस बैसिलस स्पीसीज से। और अल्फा अमाइलेज का क्या काम है वो तो नॉर्मली सबको पता होता है। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कई जगह अपने आया एग्जाम के अंदर, सॉरी नोट्स के अंदर। अल्कोहल ऑक्सीडेज, एस्पाराजिनेज, कैटालेज एंजाइम याद करें कम से कम। कोलेस्ट्रॉल ईस्ट्रेज याद करें। उसके अलावा बीटा लैक्टामेज है, ये बायोटेक्नोलॉजी में आगे फिर आएगा। प्रोटीएज है वेरियस टाइप के, चलो। उसके अलावा यूरिएज है और यूरेट ऑक्सीडेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज इंपॉर्टेंट है, ये याद करें। स्ट्रेप्टोकाइनेज है वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से मिलता है और ये ब्लड क्लॉट को हटाने के काम में आता है। ये तो चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंजाइम, उसके सोर्स। डीएनए लाइगेज कहाँ से लोगे आप? अब चूंकि पीसीआर के अंदर आने वाला तो है ही है तो याद करें। डीएनए पॉलीमरेज कहाँ से लोगे? टैक डीएनए पॉलीमरेज लेते हैं थर्मस एक्विटिकस से, याद करना चाहिए आपको। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहाँ से लोगे? आपको बहुत बार आएगा ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का। आरएनए पॉलीमरेज कहाँ से लेना है? ये तो आप पूरा याद करिए क्योंकि ये वैसे नहीं तो बायोटेक्नोलॉजी में वैसे काम आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट, फिर से कुछ इंडस्ट्रियल एंजाइम्स है और उनके यूज है। फिर से एंजाइम के नाम याद करें, चाहे इसी नंबर छोड़ दे, सोर्स देख लीजिएगा और प्रोडक्ट रोल क्या है थोड़ा सा वो देख लीजिएगा, जितने याद हो सके उतने। इसमें मैं देख लेता हूँ कोई काम का है तो। इन्वर्टेज एंजाइम इंपॉर्टेंट है। लैक्टेज है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि लैक ऑपेरोन। लाइपेज है वो कोई दिक्कत नहीं है, एक तो ठीक है। नाइट्रिल हाइड्रोक्सिलेज, हाइड्रेटेज इंपॉर्टेंट। और ठीक है, तो ये इतने से याद कर लीजिएगा।
अब एंटीबायोटिक्स इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है? देखो, जितनी एंटीबायोटिक आपके इधर उधर सिलेबस में रहे, अपने नोट्स में रहे, वो तो आनी आनी है। इसके अलावा पेनिसिलिन है, नेचुरल पेनिसिलिन है, और बीटा लैक्टेम्स है, ये सारी की सारी पेनिसिलिन। देन इसके अलावा आपको याद करनी चाहिए, ठीक है, इसमें से आप छोड़ भी दें तो आई थिंक कोई इशू नहीं है। ये और एमिनोग्लाइकोसाइड से, ग्लाइसिड से, ये जेंटामाइसिन याद करें, नियोमाइसिन है वो याद करना, स्ट्रेप्टोमाइसिन याद करना, टेट्रासाइक्लिन से याद करना, विनकोमाइसिन है याद करना, रिफाम्पिसिन है ये याद करना। एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स के अंदर रहने दो। अरे ग्रेसियोफुल्विन कहाँ, ग्रेसियोफुल्विन ये इंपॉर्टेंट रहेगी। फिर उसके बाद में फंगल मेटाबोलाइट है जो कि थेराप्यूटिक एक्टिविटीज में काम आते हैं। एल्केलॉइड्स के अंदर एग्रोकेल्विन है, एग्रोमेट्रिन है, लिसर्जिक एसिड इंपॉर्टेंट है, एग्रोसिन एग्रोसिन एग्रोसिन, सिफेलो वाला सिफेलोस्पोरिन काम आएगा, फ्यूसिडेन काम आएगा, ग्रेसियोफुल्विन है ही है, पेनिसिलिन तो है ही है, लैक्टेज, ठीक है, साइक्लोस्पोरिन इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन जो है वो आपके काम आता है, उसके अंदर क्या बोलते हैं, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं ना, तो इम्यूनो सप्रेसेंट के रूप में काम आता है, इम्यून सिस्टम को थोड़ा सप्रेस करने के हिसाब से काम आता है, ये याद करना है। ओके, अब ये एक लिस्ट है, एग्जाम में एक सवाल आया था, एक बहुत सिंपल सा, लेटेस्ट, अभी थोड़े 2-3 सेशन पहले की बात है। इन्होंने ये बोला था कि कॉफी बीन्स को फर्मेंट करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया काम आता है? उसका सही आंसर है लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम। अब उस चक्कर में बात यह है कि आपको थोड़ा और जाना पड़ेगा, तो मैंने इंपॉर्टेंट चीजें निकाल के रखी है। चाय के फर्मेंटेशन में कौन से बैक्टीरिया काम आते हैं, चीज में कौन से काम में आते हैं, और सारे जो मतलब फर्मेंटेशन में जो काम आ सकते हैं बैक्टीरिया स्पीसीज, उनके नाम है। कोशिश करें मैक्सिमम याद करने की, मैं फिर कहूँगा, और बाकी कुछ बोल नहीं सकते अपन, क्या पूछ ले इसमें से, है ना? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। अब है फूड एडिटिव्स ऑफ माइक्रोबियल ओरिजिन। फूड एडिटिव्स खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए, खाने को लंबे समय तक चलाने के लिए, ऐसे प्रोडक्ट्स जो माइक्रोब से बनते हैं, सिंथेटिक नहीं, माइक्रोब से। तो जैसे एडिटिव फंक्शन है एसिडुलेंट्स, और इनमें जैसे सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर से बनता है, मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। लैक्टिक एसिड इंपॉर्टेंट है, मैलिक एसिड नॉट इंपॉर्टेंट, उतना ज़्यादा नहीं। लाइसिन इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे एग्जाम में। निसिन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेटामाइसिन, एस्कॉर्बिक एसिड अगेन इंपॉर्टेंट है। बीटा कैरोटीन का ठीक है। लाइकोपीन इंपॉर्टेंट रह जाता है। जियाजेंथिन, ल्यूटीन नहीं, ठीक है। तो ये आपसे कुछ पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद में इमल्सिफायर्स के अंदर वेरियस पॉलीसेकेराइड्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स है, अल्फा माइलेज एज यूजुअल इंपॉर्टेंट रहेगा। कैटालेज है वो याद करना है अपने को। सेल्यूलेज किससे मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट मटेरियल का डीकम्पोजिशन करना है, तो उसके हिसाब से सेल्यूलेज एंजाइम कहाँ से मिलेगा वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ग्लूकोज ऑक्सीडेज इन्वर्टेज एंजाइम बहुत जगह काम आता है। लैक्टेज काम आता है। लाइपेज, न्यूक्लियेज, पैक्टिनेज कर लीजिएगा, और यूरिएज है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। फ्लेवर एनहांसर के अंदर वेनिलिन है, ये इतना नहीं पूछा जाएगा, और ह्यूमिक्टेंट है, उसमें ग्लाइकोल नहीं पूछा जाएगा। एस्पार्टेंटोमेन, ग्लाइसिन, जेंथेन, एस्कॉर्बिक एसिड, साइनोबैक्टीरियम, राइबोफ्लेविन। विटामिन तो भाई करो, विटामिन B12 है, उसका तो देखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कुछ सिंपल से आपके लिए शॉर्टकट टाइप का कुछ है।
फेरुलिक एसिड है उस पे सैक्रोमाइसिस की स्पीसीज काम करती है तो वेनिलीन बनता है। वेनिलीन अभी अभी अपन ने देखा जो ये फ्लेवर एनहांसर के अंदर ये रहा वेनिलीन। देन मीडियम चेन फैटी एसिड्स अगर उन पे काम करते हैं तो मिथाइल कीटोन्स बनते हैं। ट्रिप्टोफैन के ऊपर यदि सूडोमोनास स्पीसीज काम करती है तो इंडोल बनता है। रिसिनोलिक एसिड के ऊपर कैंडिडा स्पीसीज काम करती है तो गामा डेकालैक्टोन्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हैं सारे के सारे। अब माइक्रोब्स पढ़ रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इतना तो करना पड़ेगा। ये आप इतना करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।